डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 2181 से 2190 तक। आम खिलाड़ियों के अकायद के बरक्स स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात की नीलामी एक धमाके के साथ शुरू हुई थी। कीमतें तेजी से बढ़ीं क्योंकि शुरका ने इस तरह बोलियां लगाएं जैसे वो गोबियों पर लड़ रहे हों। उन्होंने खून आलूद आंखों और खौफनाक तासुरात के साथ अपनी बोलियां चलाएं जैसे वो उनसे ज्यादा बोली लगाने वाले को काट खाएंगे। डार्क नाइट सिटी की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में तनाव बिजली की तरह था। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? ये सिर्फ एक माह के किराए के लिए है, फिर भी कोई 50,000 क्रेडिट्स की बोली लगा रहा है। क्या ये लोग पागल हैं? तियानटोंग के पास बैठी लेवल 56 की खातून क्लर्क ने हैरत से कहा। इसकी राय में असल कीमत जो कि 30,000 क्रेडिट्स थी, पहले ही काफी ज्यादा थी। स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात कीमती थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बॉटमलेस अबियस तक पहुंचना आसान बनाया और उन्हें मामूल से कदरे तेज रफ्तारी से स्टेमिना और तवज्जो बहाल करने की इजाजत दी। ज्यादा से ज्यादा निजी मकान रखने वाले खिलाड़ियों को रीजनल डंजे में उन लोगों की निस्बत थोड़ा ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिलेगा जिनके पास मकान नहीं। जीरो विंग को अपनी किस्मत का शुक्र अदा करना चाहिए कि खिलाड़ी 30,000 क्रेडिट्स में मकानात किराए पर लेने के लिए भी तैयार थे, खास तौर पर चूंकि शुरू में बहुत कम खिलाड़ी इस कीमत को बर्दाश्त कर सकते थे। फिर भी सैकड़ों खिलाड़ी एक के बाद दीगरे बोलियां लगा रहे थे। कुछ खिलाड़ियों को अपनी बोली मुकम्मल करने का मौका ही नहीं मिला कि किसी और की आवाज उनकी आवाज पर हावी हो गई। पलक झपकते ही पहले निजी मकान की कीमत 50,000 क्रेडिट्स तक पहुंच गई थी, और वो भी सिर्फ एक माह की लीज के लिए। नहीं, वो सिर्फ स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात की कदर को पहचानते हैं, तियानटोंग ने अपना सर हिलाते हुए कहा। हकीकत में तेजी से लेवल अप करने के काबिल होना उनके लिए एक सानवी फायदा है। मैंने सुना है कि शहर में माना डिवाइन कोलोसेम से भी ज्यादा घना है। मुख्तसर कयाम के बाद भी खिलाड़ियों के जहन तेज हो जाते हैं और उनके रद्दे अमल की रफ्तार बढ़ जाती है। बॉटमलेस अबियस के अंदर से अपने निजी मकानात में वापस टेलीपोर्ट करने के काबिल होना भी खिलाड़ियों को शहर में तरबियत में ज्यादा वक्त गुजारने की इजाजत देगा। अगर खिलाड़ी वहां तरबियत में काफी वक्त गुजारते हैं तो वो कहीं और तरबियत करने की निस्बत अपने जंगी मेयार को बहुत तेजी से बेहतर बनाने के काबिल हो सकते हैं। अपने जंगी मेयार को बेहतर बनाना गार्ड्स डोमेन में मजबूत होने की बुनियाद थी। लेवल्स और आलात सिर्फ आर्जी इक़दामात थे। एक सच्चे माहिर के लिए अपने जंगी मेयार को बेहतर बनाने से ज्यादा अहम कोई चीज नहीं थी। यही वजह थी कि तियानटोंग शहर में अपना निजी मकान किराए पर लेना चाहती थी। जब तियानटोंग ने अपने साथी को इन खिलाड़ियों के पुरजोश जुनून की वजह बताई तो पहले निजी मकान की बोली 65,000 क्रेडिट्स तक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से आम शुरका ने मायूसी से आहें भरी। 70,000 तियानटोंग चलाई। इसी 1000 एक लेवल 68 के रेंजर ने तकरीबन फौरन ही तियानटोंग से ज्यादा बोली लगा दी। 2 लाख। ये पहला मकान मेरा है, एक लेवल 69 के बरसरिकर ने दिलेरी से ऐलान किया। जैसे ही शुरका ने इस बरसरिकर की बोली सुनी तो पिंडाल में एक हंगामा बर्पा हो गया। 2 लाख। ये एक शहर में हवेली किराए पर लेने के लिए काफी है। डार्क नाइट एम्पायर का 26वें नंबर का बरसरिकर यहाँ है। नहीं, मैंने सुना है कि फीयू ने बिल जेड फैमिली के 2 आला माहिरीन को शिकस्त दी है। वो अब 23वें नंबर पर है। यहाँ तक कि सुपर पावर्स भी उसे भर्ती करने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है कि फीयू स्टोन फॉरेस्ट सिटी के पहले निजी मकान पर दावा करेगा। मौजूद खिलाड़ी, खास तौर पर आम खिलाड़ी, फीयू की शानदार शख्सियत पर खामोशी से हैरत किए बगैर न रह सके। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस जैसा माहिर स्टोन फॉरेस्ट सिटी में एक निजी मकान पर एक माह के दावे के लिए 2 लाख क्रेडिट्स खर्च करने के लिए क्यों तैयार होगा। वो आदमी बिल्कुल पागल था। ताहम इससे पहले कि नीलाम कुनिंदा अपना हथौड़ा एक बार मारती, शोर के दरमियान एक और आवाज उभरी। 4 लाख क्रेडिट्स। बिलू स्काई अलिफाडुंचरर टीम ये मकान चाहती है। मुझे उम्मीद है कि अब सब एहतराम के तौर पर एक तरफ हिट जाएंगे, एक लेवल 70 के शील्ड वॉरियर ने अचानक चीख कर कहा। एक साथ हुजूम इस लेवल 70 के गार्डियन नाइट की तरफ मुड़ा, उनके मुंह सदमे से खिले रह गए। क्या
एम्पटी मिरेकल भी यहाँ है। ब्लू स्काई डार्क नाइट एम्पायर की 5वीं दर्जे की अल्फा एडवेंचरर टीम थी और टीम का कमांडर एम्पटी मिरेकल सल्तनत के टॉप 3 गार्डियन नाइट्स में से एक था। ये अफवाह थी कि इसकी ताकत सुपर पावर्स के आला माहिरीन का भी मुकाबला कर सकती है। वो आदमी इस वजह का एक बड़ा हिस्सा था कि ब्लू स्काई ने अपना मौजूदा मकाम हासिल किया था। स्टारलिंक के एक बुजुर्ग ने इसकी मुतासिर कुन सलाहियत और गैर मामूली कामयाबियों की वजह से एम्पटी मिरेकल को भर्ती करने की कोशिश भी की थी। वो बिलाशुबा डार्क नाइट एम्पायर में एक ताकतवर शख्स था। ये एक नीलामी है एम्पटी मिरेकल, अपने पैसों से बात करो। एक मजबूत लेवल 70 का इस्सन अचानक अपनी नशिस्त से खड़ा हुआ। हमारी वेनवुल्फ अल्फा एडवेंचरर टीम के पास अब की बकवास के लिए वक्त नहीं है। 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख। ब्लू स्काई और वेनवुल्फ लड़े, एक वक्त तक एक दूसरे से ज्यादा बोली लगाते रहे। देखने वाला हुजूम ये देखकर खामोश हो गया। क्या उन्हें वाकई इतनी दूर जाने की जरूरत है? क्या ये सिर्फ एक निजी मकान नहीं है? ये दुरुस्त है और ये सिर्फ पहला है। क्या अभी भी बहुत से दस्तयाब नहीं है? क्या ये दोनों अल्फा एडवेंचरर टीमें दूसरों को भी मौका नहीं दे सकती? कोई नहीं समझ सका कि डार्क नाइट एम्पायर की 2 आला अल्फा एडवेंचरर टीमें स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात में से एक को किराए पर लेने के लिए इतनी बेताब क्यों थी कि वो एक दूसरे से ज्यादा बोली लगाती रही। नीलामी अभी शुरू हुई थी और कैंडल लाइट ने मुतअद्दिद निजी मकानात पेश करने का वादा किया था। अगर दोनों अल्फा एडवेंचरर टीमें अपने इख्तिलाफात को एक तरफ रखने के लिए तैयार होती तो वो बहुत कम कीमत पर निजी मकान किराए पर ले सकती थी। ये कैसे हो सकता है? तियान टोंग के तासुरात तारीख हो गए जब इसने ये मंजर देखा। उसने बोली जीतने के अपने इम्कानात को बढ़ाने के लिए अपने कीमती खजानों में से एक बीच दिया था। पेंडाल में पहुंचने से पहले इसने 3 लाख क्रेडिट्स जमा कर लिए थे। उसने नहीं सोचा था कि हाथ में इतनी रकम होने के बावजूद इसे निजी मकान जीतने में कोई मसला दरपेश होगा। इसे इन फंड्स से लेवल 100 तक पहुंचने तक एक निजी मकान किराए पर लेने की उम्मीद भी थी, लेकिन अब वो नीलामी में हिस्सा लेने की अहल भी नहीं रही थी। आखिरकार ब्लू स्काई के एम्पटी मिरेकल ने 8,60,000 क्रेडिट्स में पहला निजी मकान जीत लिया था, जिसने पेंडाल में मौजूद हर खिलाड़ी को हैरान कर दिया। ताहम बिल्कुल इसी वक्त जब सबका ख्याल था कि ये फलकियाती कीमत सिर्फ ब्लू स्काई और वेनवुल्फ के आपस में टकराने का नतीजा है और ये कि नीलामी बहुत ज्यादा माकूल रफ्तार से जारी रहेगी। 5 लाख, 5.5 लाख। जिस लम्हे दूसरे निजी मकान की नीलामी शुरू हुई, किसी ने 5 लाख क्रेडिट्स की बोली लगा दी। दूसरा निजी मकान बिलाखिर कल 9,30,000 क्रेडिट्स में फरोख्त हुआ। तीसरा और चौथा निजी मकान बिलतरतीब 8,80,000 और 8,90,000 क्रेडिट्स में फरोख्त हुआ। मजीद बरा हर फातेह एक अल्फा एडवेंचरर टीम का कमांडर था। आम शुरका में से किसी को मौका भी नहीं मिला था। जब नीलाम कुनिंदा ने 11वीं निजी मकान का ऐलान किया तो अपने VIP कमरों में मौजूद मुख्तलिफ गिल्ड के आला ओहदेदारों ने अपनी चाल चली। 10 लाख, 12 लाख। एक बार जब मुख्तलिफ गिल्ड्स ने कदम रखा तो सबसे कम इख्तितामी कीमत 15 लाख क्रेडिट्स तक पहुंच गई। ये पागलपिन है। ये लोग जरूर किराए के अदाकार होंगे, तियान टोंग की क्लर्क साथी ने हैरत से कहा। उन्हें होना चाहिए। तियान टोंग खुद को अपनी दोस्त से मुत्तफिक नहीं कर सकी और न ही पेंडाल में मौजूद दीगर माहिर खिलाड़ी ऐसा कर सके। नीलामी के तमाम फातेह डार्क नाइट एम्पायर के मुअज़्ज़ज़ अफराद थे। जीरो विंग की साख से कत नजर वो उन निजी मकानात पर इतनी शिद्दत से लड़ने के लिए इतने ज्यादा VIPs की खिदमात हासिल करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। जैसे जैसे गिल्ड के आला ओहदेदार मुकाबला करते रहे, बहुत से खिलाड़ियों को एहसास हुआ कि ब्लू स्काई और वेनवुल्फ पहले निजी मकान के लिए इतनी शिद्दत से क्यों लड़े थे। जाहिर है मुख्तलिफ गिल्ड्स ने पहले 10 निजी मकानात छोड़ने का फैसला किया था, जो सल्तनत की आला अल्फा एडवेंचरर टीमों के लिए काफी से ज्यादा थे। लिहाजा हमारे जैसे आजाद खिलाड़ियों को कभी भी स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात पर दावा करने का मौका नहीं मिला। तियान टोंग अपनी तल्ख मुस्कुराहट को ना रोक सकी जब उसने सल्तनत के गिल्ड्स को एक के बाद दीगरे निजी मकान किराए पर लेते देखा। इसी तरह का मंजर दीगर रियासतों और सल्तनतों की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म्स में भी पेश आया। कुछ वक्त के लिए पूरे गार्ड्स डोमेन में एक हंगामा बर्पा हो गया। चैप्टर 2182 खौफनाक दौलत। जब स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात की नीलामी की खबर फैली
तो गार्ड्स डोमेन के आम खिलाड़ी ये सोचने लगे कि क्या मुख्तलिफ गिल्ड्स अपना दिमाग खो बैठे। मुताद्दिद गिल्ड्स ने खुशी से एक माह के लिए निजी मकान किराए पर लेने के लिए 10 लाख से ज्यादा क्रेडिट्स खर्च किए थे। इस कदर रकम के साथ वो एक माह तक 7 स्टार होटल में रह सकते थे और फिर भी उनके पास बचाने के लिए बहुत कुछ होता। फिर भी इन गिल्ड्स ने एक आम निजी मकान किराए पर लेने के लिए इतना खर्च किया था। बकवास। वो निजी मकानात सिर्फ सफर के लिए आसान है। क्या उन्हें वाकई इतनी दूर जाना है? जिस दिन मैं गार्ड्स डोमेन में ऐसे शहर का मालिक होऊंगा वो दिन होगा जब मैं एक अमीर टाइकून बन जाऊंगा। एक ड्रामा। ये एक ड्रामा होना चाहिए। कुछ वक्त के लिए गार्ड्स डोमेन में हर किसी ने इस मामले के बारे में बात की। बहुत से खिलाड़ियों ने नीलामी देखने के लिए अपने ग्राइंडिंग शेड्यूल को भी पीछे धकेल दिया था। जब गेम की दीगर ताकतों को जो नीलामी में हिस्सा नहीं ले रही थीं, सूरत हाल का इल्म हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि गार्ड्स डोमेन वाकई कितना खौफनाक था। सही मौका के साथ कोई भी इस गेम के जरिए वाकई खौफनाक हद तक रकम कमा सकता था। इससे पहले ज्यादातर आला मालियत का लेन देन सिक्कों के साथ किया जाता था। अगरचे गार्ड्स डोमेन काफी हकीकत पसंदाना था और खिलाड़ी क्रेडिट्स के बदले सिक्कों की तिजारत कर सकते थे, लेकिन ज्यादातर लोग इस ख्याल पर कायम रहे कि ये सिर्फ एक गेम है। ताहम इन खिलाड़ियों को अपनी गलती का एहसास हुआ जब स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात क्रेडिट्स में फरोख्त हुए। गार्ड्स डोमेन एक गेम की निस्बत हकीकी दुनिया के किसी दूसरे मुल्क की तरह ज्यादा था। जैसे ही निजी मकानात एक के बाद दीगरे फरोख्त हुए, एक हंगामे ने जीरो विंग को उसकी बुनियादों तक हिलाकर रख दिया। गिल्ड लीडर, हम पहले ही 1667 यूनिट्स किराए पर दे चुके हैं। सबसे कम इख्तितामी कीमत 6 लाख क्रेडिट्स है, जबकि सबसे ज्यादा 17,40,000 क्रेडिट्स है। हमने बाज़ाब्ता तौर पर 2 अरब से ज्यादा क्रेडिट्स कमा लिए हैं, मिलिंकोलुक समाइल ने पुरजोश अंदाज में रिपोर्ट किया। उसने फर्ज किया था कि वो कैंडल लाइट के लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों को एक मुस्तहकम माहाना तनख्वाह पेश करने के लिए काफी कमाने में खुशकिस्मत होंगे, लेकिन उन्होंने अपने तामीर करदा मकानात का 1/3 हिस्सा भी फरोख्त नहीं किया था और वो पहले ही अपनी तवक्को से कहीं ज्यादा कमा चुके थे। वो उन लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों को तब्दील करने के भी मुतहम्मिल हो सकते थे जिन्हें वो खो चुके थे। ट्रेडिंग फर्म के मौजूदा लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों को बरकरार रखने का तो जिक्र ही छोड़ दे। मजीद बड़ा, स्टोन फॉरेस्ट सिटी की आमदनी ने उनके खिलाड़ियों का जीरो विंग और कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म पर एतमाद बहाल कर दिया। दर हकीकत दीगर बड़े गिल्ड्स के एडवांस्ड लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों ने फर्म में शामिल होने में दिलचस्पी लेते हुए कैंडल लाइट से राब्ता करना शुरू कर दिया था। अगरचे कैंडल लाइट को लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों के लिए एक मुकद्दस मकाम समझा जाता था, लेकिन स्टारमोन किंगडम के मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स ने अपने खिलाड़ियों को बरकरार रखने के लिए मुसाबकती उजरत की पेशकश की थी। यही वाहिद वजह थी कि सल्तनत के एडवांस्ड लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों ने कैंडल लाइट का रुख नहीं किया था। ताहम अब जबकि कैंडल लाइट ने एडवांस्ड लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों को क्रेडिट्स में माहाना तनख्वाह की पेशकश की है, ये खिलाड़ी ट्रेडिंग फर्म को नजरअंदाज करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। आम लोग माहाना 20,000 क्रेडिट्स कमाने का ख्वाब भी नहीं देख सकते थे। जब तक कोई एडवांस्ड लाइफ स्टाइल खिलाड़ी कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में शामिल होता, इसे हकीकी दुनिया में इस नौकरी में मेहनत नहीं करनी पड़ती जिससे वो नफरत करता। मजीद बड़ा, अगर वो मास्टर लाइफ स्टाइल खिलाड़ी बन जाते हैं तो वो हर माह 1 लाख क्रेडिट्स कमा सकते हैं। नीलामी के चंद घंटों के दौरान कैंडल लाइट को 600 से ज्यादा एडवांस्ड लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों और 5 मास्टर लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों की दरखास्तें मौसूल हुई। इतने काबिल कारीगरों के साथ कैंडल लाइट को अपनी तरक्की के रुकने के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा लगता है कि मैंने इन गिल्ड्स और अल्फाडुंचरर टीमों की मायूसी को कम समझा है, सैफ अली ने कहा। यहां तक कि वो भी मिलिंकोलुक समाइल की रिपोर्ट सुनकर कदरे हैरान हुआ। इसे तवक्को थी कि निजी मकानात उसकी पिछली जिंदगी के 50,000 क्रेडिट के रिकॉर्ड से ज्यादा कमाएंगे। उसने आखिरकार माजी में किसी भी कस्बे के ऐसा करने से बहुत पहले बॉटम लेस अबियस में स्टोन फॉरेस्ट सिटी कायम कर लिया था। स्टोन फॉरेस्ट सिटी का कोई मुकाबला भी नहीं था, इसलिए इसके निजी मकानात की मांग मामूल से कहीं ज्यादा होगी। फिर भी इसे तवक्को नहीं थी कि मांग इतनी शदीद होगी। ताहम इस मामले पर कुछ मजीद गौर करने के बाद सैफ अली को सूरत हाल माकूल लगी। तरबियत, लीवलिंग और खजाना बॉटम लेस अबियस उन तीनों पहलुओं में सबसे ऊपर था। ये फितरी बात थी कि माहिर खिलाड़ी रीजनल डंजे पर पागल हो जाएंगे, खास तौर पर मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के आला माहिरीन।
इन माहिरीन को इस तरह के मौका के लिए 20 लाख क्रेडिट्स से अलग होने में भी कोई एतराज नहीं होगा, महज 10 लाख तो बहुत कम है। अगर वो खुशकिस्मत रहे और उन्हें कुछ खुशगवार मौके मिले तो वो अपने मुकाबले पर बड़े पैमाने पर फायदा हासिल करेंगे। वो इस तरह के मौके के जरिए इससे कहीं ज्यादा आमदनी भी कमा सकते थे। इस रफ्तार से गिल्ड लीडर, आज के लिए हमने जो 3000 निजी मकानात तैयार किए हैं उन सबको किराए पर देने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमने जो रकम कमाई है इसके साथ स्टारलिंक के पास हमारे अराकीन को चुराने का कोई इम्कान नहीं है, मिलिनकोलुक समाइल ने एतमाद से ऐलान किया। स्टारलिंक कैंडल लाइट के अराकीन को लुभाने के लिए ज्यादा तनख्वाह की पेशकश कर सकता है, लेकिन कैंडल लाइट अपने मौजूदा नरखों के साथ मजीद बासलाहियत खिलाड़ियों को आसानी से भर्ती कर सकता है। ट्रेडिंग फर्म को अपने काम को बरकरार रखने में कोई मसला नहीं होगा। वो शायद तौसी करने के काबिल भी हो जाए। नहीं, मैं आज तमाम 3000 यूनिट्स किराए पर नहीं देना चाहता। आइए 2000 यूनिट्स के बाद रुक जाएं। फिर हम हर रोज मजीद 1000 यूनिट्स किराए पर दे सकते हैं, सैफ अली ने सर हिलाते हुए फैसला किया। अगर वो महदूद सप्लाई बरकरार रखेंगे तो मांग में ही इजाफा होगा। चूंकि इसके सामने ऐसा नादिर मौका था, इसलिए उसे इसका पूरा फायदा उठाना था। अगले महीने इस वक्त तक इसे स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात के लिए इतनी ज्यादा कीमतें हासिल करने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। मजीद बरा, खिलाड़ियों ने इन निजी मकानात की तरफ से पेश किए जाने वाले तमाम फवाइद को दरियाफ्त नहीं किया था। एक बार जब वो ऐसा कर लेंगे तो कीमतें और भी बढ़ जाएंगी। 2 अरब क्रेडिट्स कैंडल लाइट और जीरो विंग को दरपेश बहरान को हल करने के लिए काफी थे, इसलिए इसे बाकी मकानात किराए पर देने से पहले कुछ और दिन इंतजार करने में कोई एतराज नहीं था। वो फैंगलिन सिटी में अपना तरबियती मरकज भी कायम करना चाहता था, जिस पर क्रेडिट्स की एक बड़ी रकम खर्च होगी। इब्तिदाई तौर पर सैफ अली ने अपने तरबियती मरकज के लिए जरूरी फंडिंग हासिल करने के लिए स्टोन फॉरेस्ट सिटी में मजीद निजी मकानात और दुकानें बनाने का मंसूबा बनाया था, लेकिन अब इसे देखते हुए पहला बीज काफी से ज्यादा होना चाहिए। हम आज सिर्फ 2000 यूनिट्स किराए पर दे रहे हैं। मैं अभी अपने नीलाम कुनिंदगान को मतला करूंगी। मिलिनकोलुक समाइल को यह पहचानने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि सैफ अली किया करने की कोशिश कर रहा था। उसने फौरन कैंडल लाइट की कई दुकानों में अपने अमले के अरकान से राब्ता किया। मिलिनकोलुक समाइल के हुक्म देने के कुछ ही देर बाद बाकी निजी मकानात किराए पर दे दिए गए थे। हजरात, हमने वो तमाम निजी मकानात किराए पर दे दिए हैं जो हमने आज के लिए तैयार किए थे। बरा करम, कल हमसे मिले पुरजोश नीलाम कुनिंदगान ने अपने सामीन की मायूसी के लिए ऐलान किया। इस ऐलान से नीलामी के मुख्तलिफ मकामात पर हंगामा बर्पा हो गया। ये क्या हो रहा है? मजीद दस्तयाब क्यों नहीं है? बकवास, तुम लोगों ने हमें बमुश्किल ही कुछ दिया। तुम इतनी जल्दी कैसे खत्म कर सकते हो? मैं बस अपनी चाल चलने ही वाला था। मुख्तलिफ गिल्ड के नुमाइंदों ने नीलामी के अचानक इख्तिताम पर अपनी मायूसी का इजहार किया। बहुत से नुमाइंदों ने जिन्होंने खुद को रोके रखा था अपने फैसलों पर अफसोस का इजहार किया। असल में उन्होंने कोई कदम उठाने से पहले अपने मुकाबले का इंतजार करने का मंसूबा बनाया था। इस तरह वो बहुत सस्ते में एक निजी मकान जीत सकते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि उनके मंसूबे उल्टे पड़ गए थे। तियान टोंग, आज सब पागल हो गए हैं। आइए वापस आने से पहले कुछ दिन इंतजार करें। मुख्तलिफ ताकतों के माहिरीन को तब तक अपनी भूख मिटा लेनी चाहिए। आपको बोली जीतने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, तियान टोंग के पास मौजूद लेवल 56 के क्लर्क ने मशवरा दिया। मैं मुत्तफिक हूं, तियान टोंग ने सर हिलाया। नीलामी के पहले चंद दिन खास तौर पर जानदार होंगे, लेकिन एक बार जब मुख्तलिफ ताकतें अपना पेट भर लेंगी तो कीमतें गिर जाएंगी। मुख्तलिफ नुमाइंदे फिर अपने अपने शहरों को लूट गए। दौरा करने वाली कुछ ताकतों ने ट्रेडिंग फर्म पर नजर रखने और निजी मकानात के हवाले से कोई नई बात सामने आने पर रिपोर्ट करने के लिए खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया था। फितरी तौर पर जिन खिलाड़ियों ने निजी मकान जीता था, उन्होंने बॉटम लेस अबियस में अपनी फतह की तैयारी के लिए फौरी तौर पर स्टोन फॉरेस्ट सिटी का रुख किया। अब हर सेकंड कीमती था। चैप्टर 2183 निजी मकान का पोशीदा असर। बॉटम लेस अबियस, स्टोन फॉरेस्ट सिटी। जैसे ही नीलामी खत्म हुई, जिन खिलाड़ियों ने अपनी बोलियां जीती थीं उन्होंने अपनी नई जायदादों का रुख किया। ताहम ये माहिरीन अपने निजी मकानात में टेलीपोर्ट करने के बाद दंग रह गए। ये कैसे मुमकिन है? हर कोई अपनी स्टेटस विंडो में एक नया बेफ आइकन देखकर हैरान था। हाई माना स्टेट।
जबकि ये बेफ असर में था, खिलाड़ियों को एक और बेफ मिलेगा जिसने उनके निजी मकानात में 8 घंटे आराम करने के बाद 12 घंटे के लिए उनके ज्यादा से ज्यादा स्टेमिना और तवज्जो में 20% इजाफा किया। अगर खिलाड़ी 12 घंटे आराम करते हैं तो बेफ का दौरान या बढ़कर 18 घंटे हो जाएगा। ये माहिरीन नई दरियाफ्त पर बेहद खुश थे। बॉटमलेस अबियस में स्टेमिना और तवज्जो के इस्तेमाल की शरह खिलाड़ी की सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो गार्ड मोड रीजनल डंजन में सिर्फ इसी सूरत में ग्राइंड कर सकते थे अगर उन्हें इन अदादोशुमार को बरकरार रखने का कोई तरीका मिल जाए। अब उन्होंने दरियाफ्त किया कि वो अपने निजी मकानात में कुछ देर आराम करके 20% ज्यादा स्टेमिना और तवज्जो हासिल कर सकते हैं। ये उनकी सरगर्मी के वक्त को बहुत बढ़ा देगा और उनकी लीवलिंग की रफ्तार को तेज कर देगा। दौरा करने वाले माहिर खिलाड़ियों ने अपने मुतल्लिका अफसरान को उसकी इत्तला देने में कोई वक्त ज़ाय नहीं किया। ये क्या हो रहा है? खिलाड़ी सिर्फ स्टोन फॉरेस्ट सिटी के होटलों में EXP बेफ जमा कर सकते हैं, लेकिन वो निजी मकान में आराम करके ज्यादा स्टेमिना और तवज्जो हासिल कर सकते हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि निजी मकानात रखने वाले खिलाड़ी उन खिलाड़ियों की निस्बत 20% तेजी से लेवल करेंगे जिनके पास मकान नहीं है? अगर ऐसा है तो हमें कल मजीद निजी मकानात हासिल करने होंगे। कुछ वक्त के लिए मुख्तलिफ ताकतों को निजी मकानात के पोशीदा असर के हवाले से इत्तलात मौसूल हुई, जिससे उन्होंने अपनी पिछली आरा का दोबारा जायजा लिया। मुख्तलिफ ताकतों ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात को सिर्फ एक आसान सफरी टूल के तौर पर देखा था, लेकिन अब जब उन्हें मालूम हुआ कि ये मकानात खिलाड़ियों के स्टेमिना और तवज्जो को बढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने एक बिल्कुल नया मतलब इख्तियार कर लिया था। अगर वो 20 निजी मकानात महफूज कर सकें और इस बेफ का फायदा उठाने के लिए पूरी टीम भेज सकें, तो टीम की लीवलिंग की रफ्तार महज 20% इजाफे की इजाजत से कहीं ज्यादा तेज होगी। एक फर्द जो जंगी ताकत का मुजाहरा कर सकता था, वो टीम के साथ लड़ने से मुख्तलिफ सतह पर थी। मजीद बरा खिलाड़ी साथियों के साथ लड़कर अपने स्टेमिना और तवज्जो के इस्तेमाल की शरह को काफी हद तक कम कर देंगे। अगर पूरी टीम के पास 20% ज्यादा से ज्यादा स्टेमिना और तवज्जो का बेफ होता, तो वो बॉटमलेस अबियस में बेफ के बगैर टीमों की निस्बत 30% से ज्यादा देर तक टिकने के काबिल होंगे। इतने ज्यादा वक्त के साथ टीम डंजे का मजीद जायजा ले सकती थी, जिससे इसे दरपेश हरीफों की तादाद कम हो जाती। बॉटमलेस अबियस की पहली मंजिल का ज्यादातर हिस्सा डार्क डीमोनकुन का घर भी था। ये डार्क डीमोनकुन इंसानों से मिलते जलते लगते थे, लेकिन इंसानों के बरक्स जादुई सर्किट्स ने उन डीमोनकुन के पूरे जिस्म को ढांप रखा था। उनकी पेशानी पर तीसरी आंख भी थी और उन्हें माना से ऐसी लगन थी जो एलोविस का मुकाबला करती थी। बॉटमलेस अबियस के माहौल को मद्देनजर रखते हुए एक बेतरतीब लेवल 65 चीफ्टीन रैंक का डार्क डीमोनकुन आम माहिर खिलाड़ियों को आसानी से शिकस्त दे सकता था। अगर किसी माहिर पार्टी का लॉर्ड रैंक के डार्क डीमोनकुन से सामना हो जाता, तो अगर वो मुनासिब रद्द अमल जाहिर न करती तो इफरीत को मारने से पहले ही पार्टी अपने आधे अरकान खो देती। मामलात को मजीद खराब करने के लिए डार्क डीमोनकुन को महसूस करना बहुत मुश्किल था जब तक कि खिलाड़ी उन्हें देख न ले। वो घात लगाकर हमला करने की हिकमत अमलियों में माहिर थे और जादू से अपने ओरा को छुपाते थे। बॉटमलेस अबियस की खोज करते वक्त खिलाड़ियों को हाई अलर्ट पर रहना पड़ता था, जिससे उनके स्टेमिना और तवज्जो के इस्तेमाल की शरह में काफी इजाफा हो जाता था। बदकिस्मती से खिलाड़ियों के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि रिफाइनमेंट इल्म के माहिरीन भी मर जाते अगर वो मोहतात न रहते। इस सूरत हाल ने मुख्तलिफ ताकतों की टीमों में गहरा खौफ पैदा कर दिया, जिससे वो पहली मंजिल में बहुत दूर जाने से हिचकिचाने लगे। वो मुसलसल परेशान रहते थे कि उनके पास वापसी के सफर के लिए काफी स्टेमिना और तवज्जो नहीं होगी, और अगर ऐसा हुआ तो वो मुमकिना तौर पर मर जाएंगे और कई दिनों की मेहनत खो देंगे। इस तरह मुख्तलिफ ताकतों की माहिर टीमें अब तक पहली मंजिल के बैरूनी इलाके में ही रही थीं। ताहम अगर पूरी टीम के पास स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात की तरफ से फराहम करदा बेफ होता, तो वो आसानी से पहली मंजिल में मजीद आगे जा सकते थे। गार्ड्स डोमेन की ताकतों ने फौरी तौर पर अपने फंड्स जमा करना शुरू कर दिए। उन्होंने कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की दुकानों पर मजीद लोगों को भेजा जो नीलामी में हिस्सा लेंगे, ताकि मजीद गोलियां जीतने के उनके इम्कानात बढ़ सकें। कुछ वक्त के लिए कैंडल लाइट की दुकानें खिलाड़ियों से खिंचाखच भरी हुई थीं। खास तौर पर स्टोन फॉरेस्ट सिटी, जीरो विंग सिटी, व्हाइट रिवर सिटी और डार्क नाइट सिटी की दुकानों में जबरदस्त हुजूम था। हुजूम इतना बड़ा था कि खिलाड़ी तकरीबन बाहर इंतजार करने पर मजबूर थे। गुजरने वाले खिलाड़ी जो दुकानों पर जाने की उम्मीद कर रहे थे, दंग रह गए। ये क्या हो रहा है?
इतने सारे गिल्ड्स यहाँ क्यों जमा हुए हैं? ये दुरुस्त है? स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात की आखिरी नीलामी के दौरान इतने लोग नहीं थे। दरवाजों से झांकते हुए खिलाड़ियों ने कैंडल लाइट की दुकानों में 100 से ज्यादा गिल्ड्स के नुमाइंदों को देखा। अगरचे ज्यादातर छोटे गिल्ड्स से थे, लेकिन फर्स्ट और सेकंड रेट गिल्ड्स के भी काफी खिलाड़ी मौजूद थे। जबकि हर कोई हैरान था कि इतनी सारी ताकतों ने कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म्स का रुख क्यों किया है। फर्म ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात के लिए दूसरी नीलामी शुरू कर दी। शुल्का की बढ़ती हुई तादाद की वजह से कैंडल लाइट ने दाखिले पर पाबंदियां आयद कर दी थीं। अब खिलाड़ियों को हिस्सा लेने के लिए 5 लाख से ज्यादा क्रेडिट्स रखने पड़ते थे। इस तब्दीली ने मुख्तलिफ आजाद खिलाड़ियों की तरफ से लान तान को जन्म दिया। कुछ ने तो जीरो विंग पर मगरूर होने की तनकीद भी की, ये दावा करते हुए कि गिल्ड कभी भी इतनी ज्यादा कीमतों पर इतने मकानात फरोख्त नहीं करेगा। ताहम जब नीलामी शुरू हुई और खबर फैली तो हर कोई खामोश होने पर मजबूर हो गया। गैर मुतवक्के तौर पर दूसरे दिन हर बोली 20 लाख क्रेडिट्स पर खिली और हिस्सा लेने वाले तमाम गिल्ड्स ने एक दूसरे से ज्यादा बोली लगाने के लिए जिदोजहद की। हिस्सा लेने वाली ज्यादातर अलिफाडुंचरा टीमों को नीलामी से नाअहल करार दिए जाने से पहले बोली लगाने का मौका भी नहीं मिला था। सिर्फ आला अलिफाडुंचरा टीमें ही बमुश्किल डटी रहीं। जब तक खिलाड़ियों ने दूसरे दिन के 1000 यूनिट्स पर दावा किया, एक निजी मकान की आमदनी 23,60,000 क्रेडिट्स के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई थी, जो पिछले दिन के 5 लाख क्रेडिट से कहीं ज्यादा थी। कुछ वक्त के लिए गॉड्स डोमेन का हर खिलाड़ी हल कर रह गया। पागल पिन, ये गिल्ड्स पागल हो गए हैं। मुकाबला करने की उम्मीद रखने वाले आजाद खिलाड़ियों ने बेयकीनी से कीमत को देखा। क्या उन्हें वाकई एक निजी मकान पर इतना खर्च करने की जरूरत थी? ताहम तीसरे दिन एक बार फिर रिकॉर्ड टूट गया, जिसमें सबसे ज्यादा बोली 25,70,000 क्रेडिट्स पर बंद हुई। ये देखकर तियान टोंग मायूस होने लगी। चौथे दिन सबसे ज्यादा इख्तितामी बोली 27,10,000 क्रेडिट्स तक पहुंच गई और पांचवीं दिन ये 28,20,000 क्रेडिट्स तक पहुंच गए। इस मकाम तक मुख्तलिफ अलिफाडुंचरा टीमें नीलामी के मकामात पर सजावट से ज्यादा कुछ नहीं थीं। सिर्फ मुख्तलिफ गिल्ड्स ही मुकाबला करने के मुतहम्मिल हो सकते थे। आबिदा गाल और शाइस्ता हैरान थीं। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात इतने मुनाफा बख्श होंगे। जब तक छठे दिन की नीलामी खत्म हुई और खिलाड़ियों ने तमाम 7,000 निजी मकानात पर दावा कर लिया, जीरो विंग ने 13.7 अरब क्रेडिट्स जमा कर लिए थे। इस कदर रकम रखने के लिए फर्स्ट रेट गिल्ड को मुतअद्दिद मालियाती ग्रुपों और कारपोरेशन से सरमायाकारी की जरूरत होगी। ताहम सैफ अली जानता था कि वो इतनी रकम सिर्फ एक बार कमाएगा। जैसे जैसे खिलाड़ी आला सतहों पर पहुंचेंगे और बेहतर आलात हासिल करेंगे, उन्हें निजी मकानात पर इतना इन्हिसार करने की जरूरत नहीं होगी जितना वो अब करते हैं। मजीद बरा, अब जबकि मुख्तलिफ ताकतों ने देख लिया था कि हासिल करने के लिए कितनी मुमकिना दौलत मौजूद है, वो बॉटमलेस अबियस में गिल्ड टाउन्स कायम करने के लिए अपनी ताकत में हर मुमकिन कोशिश करेंगी। एक बार जब वो ऐसा कर लेंगे तो ये निजी मकानात सिर्फ 30,000 से 50,000 क्रेडिट्स के दरमियान फरोख्त होंगे। सैफ अली के लिए इतनी दौलत कमाने का ये वाहिद मौका था। दरी असना जीरो विंग ने गुज़िश्ता 6 दिनों के दौरान तेजी से तरक्की की थी। गिल्ड के तकरीबन तमाम माहिर खिलाड़ी लेवल 70 तक पहुंच चुके थे और अब उसके दरमियान 43 रिफाइनमेंट लिम के माहिरीन मौजूद थे। चूंकि सैफ अली ने शोला रानी को इन लिविंग सिविल के निजाम में तरबियत के लिए भेजा था, जिसने इसके इख्तियारात को महदूद नहीं किया, इसलिए इसने फ्लोइंग वाटर लिम तक रसाई हासिल कर ली थी। चूंकि आबिदा गाल और शाइस्ता गिल्ड के मामलात में उलझी हुई थी, इसलिए वो खुद को पूरी तरह अपनी तरबियत के लिए वक्फ नहीं कर सकी थी। लिहाजा वो फ्लोइंग वाटर लिम तक पहुंचने से कासिर थी, लेकिन उनके लिए भी इस दहलीज को उबूर करना सिर्फ वक्त की बात थी। बदकिस्मती से जीरो विंग की हालिया तरक्की ने बहुत से मसाइल को सतह पर ला खड़ा किया था। इतने ज्यादा अंदरूनी अराकीन के अचानक नुकसान की वजह से गिल्ड पहले की तरह इतने डंजेस पर छापा मारने, इतने फील्ड ऑपरेशंस मुकम्मल करने के काबिल नहीं रहा था। नतीजे के तौर पर गिल्ड के आला और निचले दर्जात के दरमियान खलीज बढ़ गई। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो जीरो विंग की तरक्की रुकना शुरू हो जाएगी। अब वक्त आ गया है कि मैं वो तरबियती मरकज कायम करूं। गिल्ड के मौजूदा फंड्स का मुआयना करते हुए सैफ अली ने फैसला किया कि वो इस मामले को मजीद इल्तिवा में नहीं डाल सकता। माजी में गार्ड्स डोमेन के मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स को तो अपने तरबियती मराकज तक रसाई हासिल थी,
या उन्होंने पहले से कायम मराकज़ के साथ शिराकत दारी की थी। उसने न सिर्फ नया खून फराहम किया था, बल्कि इसने उन गिल्ड्स को एक मुस्तहकम आमदनी भी हासिल करके दी थी। सिर्फ इन गिल्ड्स को गेम में हुक्मरान बनने का मौका मिला था, जिन्हें तरबियती मराकज़ डबजोज की मजबूत हिमायत हासिल थी। इस हिमायत के बगैर मजबूत हरीफों ने उनकी तरक्की को रोक दिया था। चैप्टर 2184 एक तरबियती मरकज खोलना। इस सुबह सूरज चमक रहा था और एक ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही सैफ अली अपने वर्चुअल गेमिंग केबिन से निकला, उसने लियांग जंग से राब्ता किया और उसे अपने साथ फैंगलिन सिटी के मरकज में एक तरबियती मरकज खरीदने के लिए ले गया। मौजूदा रुझानात की वजह से पेशावर जंगजू अदाकारों और गुलकारों से कहीं ज्यादा मशहूर थे, इसलिए बहुत से लोग एक बनने की ख्वाहिश रखते थे। फितरी तौर पर बहुत से लोग इस ख्वाहिश का फायदा उठाना चाहते थे और अपने तरबियती मराकज़ और डबजोज खोलना चाहते थे। ताहम यही वजह थी कि बड़े शहरों में तरबियती मराकज़ और डबजोज के दरमियान मुकाबला इतना शदीद, यहाँ तक के जालिमाना था। तरबियती और तिब्बी सहूलियात को अपग्रेड करने के अखराजात के अलावा तरबियती मराकज़ और डबजोज को ग़िज़ाइयत से भरपूर खानों की तहकीक और तैयारी के लिए भारी फीस अदा करनी पड़ती थी। तब ही उनके अराकीन मौसर तरीके से तरबियत हासिल कर सकेंगे। जब तक अफराद मुनासिब ग़िज़ाइयत बरकरार रखेंगे, वो आधी तरबियत के साथ दुगना नताइज देखेंगे। मजमूई तौर पर तरबियती मरकज़ डबजो चिल्लाना एक बहुत महंगा कारोबार था। अगर कोई अपने कारोबार को सही तरीके से संभालने में नाकाम रहता है या उसके पास काफी सरमाया नहीं है, तो वो शायद चंद साल भी ना चल सके, खास तौर पर फैंगलिन सिटी जैसे फर्स्ट ट्रेशर। छोटे शहरों के बहुत से तरबियती मराकज़ डबजोज ने हर साल फैंगलिन सिटी में खुद को कायम करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर कभी कामयाब नहीं हुए। गार्ड्स डोमेन में क्रिस्टल लाइट सीट्स और एडवांस्ड माना आर्मर कट्स बनाने के अलावा सैफ अली ने पिछले कुछ दिनों में बॉटमलेस अबियस की पहली मंजिल पर एक टीम से बासिस को ग्राइंड करवाया था। दिन के वक्त उसने अपना ज्यादातर वक्त अपने तरबियती मरकज के लिए मुमकिना इमारतों का सर्वे करने में गुजारा। कई दिनों की तलाश के बाद उसने बिलाखिर सेंचुरी ट्रेनिंग सेंटर खरीदने का फैसला किया, जो शहर के फाइटिंग एरिना से थोड़े ही फासले पर था। अगरचे सेंचुरी ट्रेनिंग सेंटर की सहूलियात कुछ पुरानी थी, लेकिन इसका मकाम बेहतरीन था। सबसे अहम बात यह है कि यह सैफ अली के मकासद के लिए काफी बड़ा था। तरबियती मरकज एक 51 मंजिला फलक बोस इमारत पर मुहित था। इसे खिले हुए एक साल से कुछ ही ज्यादा अरसा हुआ था, इसलिए इमारत अभी काफी नई थी। अगरचे ये जीरो विंग के मरकजी हेडक्वार्टर जितना बड़ा नहीं था, लेकिन इसे तकरीबन 10,000 लोगों को ठहराने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, जो जीरो विंग के मौजूदा अंदरूनी अराकीन के लिए काफी से ज्यादा है। मजीद बड़ा सेंचुरी ट्रेनिंग सेंटर के पिछले मालिकान इमारत को निस्बतन सस्ते में बेच रहे थे, सिर्फ 8.9 अरब क्रेडिट्स में। सैफ अली को इमारत के अंदरूनी हिस्से को दोबारा डिजाइन करने की भी जरूरत नहीं होगी। इसे सिर्फ जदीद तरीन तरबियती और तिब्बी आलात खरीदने की जरूरत थी और तरबियती मरकज कारोबार के लिए तैयार हो जाएगा। सैफ अली ने जरूरी दस्तावेजात पर दस्तखत करने में तकरीबन आधा दिन गुजारा। एक बार जब उसने खरीदारी मुकम्मल कर ली, तो उसने जायू को बुलाया। चेयरमैन शाह, मैंने तरबियती मरकज के हवाले से मामला तय कर लिया है, क्या आप आकर उसे देखना चाहेंगे? सैफ अली ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये पहले ही हो गया, जायू दंग रह गया। जायू की राय में सैफ अली को तरबियती मरकज महफूज करने के लिए 2 या 3 माह दरकार होने चाहिए थे। जरूरी फंडिंग जमा करना एक बड़ा मसला होगा और सैफ अली की फैंगलिन सिटी के कल्ब में एक फलक बोस इमारत खरीदने की उम्मीद एक अहमक का ख्वाब था। मजीद बरा इसकी राय में यह हकीकत कि सैफ अली फैंगलिन सिटी के कल्ब में एक फलक बोस इमारत खरीदने की कोशिश कर रहा था, शुरू से ही एक अहमक का ख्वाब था। यहाँ तक कि व्हाइट कलीन ग्रुप भी इस कदर भारी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा जब तक कि वो अपने कुछ असासे फरोख्त न कर दे, और बिग डिपर ग्रुप की सरमायाकारी जीरो विंग के लिए कुछ नहीं बदलेगी। फिर भी उनकी आखिरी मुलाकात के सिर्फ चंद दिन बाद सैफ अली ने फोन करके बताया कि इसने एक फलक बोस इमारत खरीद ली है। ये दुरुस्त है, अब मुझे सिर्फ आलात खरीदने और उसकी सहूलियात को अपग्रेड करने की जरूरत है। सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, मैं रास्ते में हूं, जायू ने कहा। सैफ अली के पुरखुलूस तासुरात ने बूढ़े आदमी के शकूक व शुबहात को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए उसे खुद मालूमात की तस्दीक करनी पड़ी। चंद घंटे बाद जायू इस पते पर पहुंचा जो सैफ अली ने इसे दिया था। वो फलक बोस इमारत को देखकर दंग रह गया।
सेंचुरी ट्रेनिंग सेंटर, ये कैसे हो सकता है? जायू ने इंतहाई सदमे में बुलंदो बाला इमारत को देखा। बिग डिपर ग्रुप के चेयरमैन और फर्स्ट शहर में तरबियती मरकज खोलने का ख्वाब देखने वाले शख्स के तौर पर जायू फैंगलिन सिटी के तरबियती मराकज और डबजोस के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। उसने पहुंचते ही सेंचुरी ट्रेनिंग सेंटर को पहचान लिया। चूंकि ये कौमी फाइटिंग मुकाबले में कोई हुनरमंद जंगजू पैदा करने में नाकाम रहा था, इसलिए इसका कारोबार खत्म हो गया था। इस वजह से सेंचुरी ट्रेनिंग सेंटर अपने कुछ नुकसानात को पूरा करने और सेकेंड शहरों में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए फैंगलिन सिटी में अपनी शाख फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। फैंगलिन सिटी का सेंचुरी ट्रेनिंग सेंटर खरीदने के लिए किसी को तकरीबन 10 अरब क्रेडिट्स दरकार होंगे। 10 अरब! यहां तक कि बिग डिपर ग्रुप भी इस इमारत का 1/3 हिस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चेयरमैन शाह, क्या इस साइज का तरबियती मरकज काफी होगा? सैफ अली ने शाइस्तगी से पूछा। काफी? यकीनन ये काफी है। जब तक हम तरबियती मरकज को फरोग देंगे और उसकी सहूलियात को अपग्रेड करेंगे, हमें नए अराकीन को भर्ती करने में कोई मसला नहीं होगा, जायू ने हैरत से कहा, जो पहले ही मुस्तकबिल के लिए मुताद्दिद मंसूबों पर गौर कर रहा था। बहुत खूब। फिर मुझे बाकी मसाइल देखने के लिए चेयरमैन शाह को जहमत देनी पड़ेगी। मैं आलात की खरीदारी और इश्तिहारात के लिए एक लम्हे में आपको फंड्स मुंतकिल कर दूंगा, सैफ अली ने कहा। जब इसने जायू की आंखों में पुरएतिमाद चमक देखी तो वो जान गया कि मामला तकरीबन तय हो चुका है। अब इसे सिर्फ तरबियती मरकज के जीरो विंग के लिए हुनरमंद जंगजुओं को भर्ती करने और फराहम करने का इंतजार करना होगा। जब तक तरबियती मरकज काफी अंदरूनी अराकीन फराहम करता रहेगा, स्टारलिंक के लिए जीरो विंग की तरक्की में रुकावट डालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गिल्ड के पास बहुत ज्यादा फवाइद थे। एक बार जब मुझे फंड्स मिल जाएंगे तो मैं अपने सप्लायर्स से राब्ता करूंगा। मुझे यकीन है कि वो 1 या 2 दिन में हमारी जरूरत की हर चीज मुंतकिल कर सकते हैं, जायू ने सर हिलाते हुए कहा। ये देखकर कि सैफ अली इतनी रकम खर्च करने की बात करते हुए नहीं हिचकिचाया, नौजवान उसके लिए और भी मुअम्मा बन गया। जायू सैफ अली के पस मंजर से बहुत वाकिफ था। नौजवान और उसकी भतीजी हम जमात रह चुके थे, इसलिए इसने इसके बारे में मालूमात हासिल की थी। अगरचे सैफ अली एक जंगी ज़हीन था, जायू ने इसे आला मुआशरे में एक नातजुर्बाकार समझा था। चूंकि सैफ अली का ताल्लुक बगैर किसी पस मंजर वाले खानदान से था, इसलिए इसे कुछ भी मुतासिर कुन हासिल करने के लिए 1 दहाई आय से ज्यादा वक्त दरकार होना चाहिए था। फिर भी बूढ़े आदमी ने सैफ अली के साथ जितना ज्यादा वक्त गुजारा, वो इतना ही नाकाबिल फहम होता गया। पहले सैफ अली ने फैंगलिन सिटी के वाइट क्लीन ग्रुप को बतौर पार्टनर हासिल किया था। फिर उसने सेंचुरी ट्रेनिंग सेंटर की पुरानी इमारत खरीदी थी। जायू ये भी बता सकता था कि उन फैसलों का जिम्मेदार सैफ अली था। हर चीज 2 दिन में पहुंच जानी चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें 3 दिन में अपनी शानदार इफ्तिताही तकरीब की मेजबानी करनी चाहिए। मुझे आपको इंस्ट्रक्टर्स और इंतजामी अमले की खिदमात हासिल करने की जहमत भी देनी पड़ेगी, सैफ अली ने इस मामले पर कुछ सोचने के बाद जवाब दिया। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इसे जल्द अज जल्द गिल्ड के लिए मजीद अंदरूनी अराकीन भर्ती करने की जरूरत थी। ये कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अब तरबियती मरकज का क्या नाम रखने का इरादा रखते हैं? जायू ने पूछा। हम उसे नाम के बगैर फरोग नहीं दे सकते। आइए इसे हेवेंस रंबल ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं, सैफ अली ने फैसला किया। असल में सैफ अली ने तरबियती मरकज को जीरो विंग का नाम देने का भी मंसूबा बनाया था, लेकिन ये इस वक्त बहुत मशहूर था। इसे गिल्ड के नाम पर रखने से सिर्फ मुख्तलिफ बड़ी ताकतें उनके सर पर आ जाएंगी। ये सबसे बेहतर था कि इसने उसे एक आम नाम दिया। ठीक है, फिर मैं जरूरी इंतजामात देख लूंगा, जायू ने सर हिलाते हुए कहा। जायू चला गया और फौरन अपनी तवज्जो हेवेंस रंबल ट्रेनिंग सेंटर के इंतजाम की तरफ मबजूल कर ली। यकीनन यह खबर तेजी से फैल गई कि जीरो विंग वर्कशॉप फैंगलिन सिटी में एक तरबियती मरकज खोलने की तैयारी कर रही है। चैप्टर 2185 माहिरीन का इस्तेमा। फैंगलिन सिटी रिडस्टोन रेस्टोरेंट। एक दुबला पतला उधेड़ उम्र आदमी एहतराम के साथ रेस्टोरेंट के सबसे ऊपर वाले VIP कमरों में से एक में दाखिल हुआ। अंदर जाने के बाद वो एक बेनियाज नौजवान के पास गया जो इस वक्त मुराकबा कर रहा था। अगरचे नौजवान वहां खामोशी से बैठा था, लेकिन वो कमरे के हुक्मरान की तरह महसूस हो रहा था। उसका कोई भी दुश्मन कमरे में मौजूद हर शख्स का दुश्मन बन जाएगा।
तुम इतनी जल्दी में क्यों हो बूढ़े जो? हानफिंग ने अपनी आंखें खोलते हुए पूछा और उधेड़ उम्र आदमी की तरफ देखा। मुझे अभी खबर मिली है कि जीरो विंग फैंगलिन सिटी में एक तरबियती मरकज खोल रहा है। मजीद बरा, उसने ऐसा करने के लिए शहर के मशहूर तरबियती मराकज में से एक को खरीदा है, बटलर जोव लिंगच्यू ने रिपोर्ट किया। दिलचस्प। ऐसा लगता है कि जीरो विंग काफी काबिल है। आखिरकार मैंने सोचा था कि माली बहरान का सामना करने के बाद तंजीम मदद के लिए मेरे पास भागेगी। मुझे तवक्को नहीं थी कि ये स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात लीज पर देकर इतनी दौलत कमाएगी, और अब ये अपना तरबियती मरकज भी खोल रहा है। हानफिंग ने सुकून से सोचा। नौजवान आका, अगरचे जीरो विंग एक तरबियती मरकज खोलने का मुतहम्मिल हो सकता है, लेकिन फैंगलिन सिटी में इसे कायम करना इतना आसान कैसे हो सकता है? जोव लिंगच्यू ने हिकारत से तबसरा किया। हमारी मालूमात के मुताबिक लो जंगुल्लू ने इसके लिए तैयारी कर ली है और एक खास तौर पर हुनरमंद माहिर की खिदमात हासिल की है। ऐसा लगता है कि वो चाहता है कि इसका माहिर तरबियती मरकज में हंगामा खड़ा करे ताकि उसे शहर में जड़ पकड़ने से रोका जा सके। इस सूरत में मैं चाहता हूं कि तुम जीरो विंग के नए तरबियती मरकज का दौरा करो। आखिरकार हम अब भी स्टारलिंक को सुस्त करने के लिए तंजीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, हानफिंग ने जोव लिंगच्यू की तरफ देखते हुए कहा। समझ गया। एक झुकाव के साथ जोव लिंगच्यू मुड़ा और कमरे से निकल गया। दरी असना, हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर के शानदार इफ्तिताह की खबर ने फैंगलिन सिटी की फाइटिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। सटलाइन कारपोरेशन के लो जंगुल्लू की जानिब से जीरो विंग को निशाना बनाने के साथ किसी ने भी कारपोरेशन के गुस्से को रागिब करने के खौफ से तंजीम के साथ इत्तेहाद करने की हिम्मत नहीं की। अब जबकि जीरो विंग ने अपना तरबियती मरकज खोल लिया था, एक बेवकूफ भी जानता था कि लो जंगुल्लू अपनी चाल चलेगा। कम अज कम ये देखना दिलचस्प होगा। मजीद बरा, शहर भर के मुख्तलिफ तरबियती मराकज और डबजोज ने इस हकीकत को कि ये कंपनी, जिसने अपना कारोबार वर्चुअल रियलिटी गेम्स के अंदर मरकूज किया था, फैंगलिन सिटी की फाइटिंग इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही थी, अमकाना और सरी तौहीन दोनों के तौर पर देखा। यहाँ तक कि अगर लो जंगुल्लू ने जीरो विंग के तरबियती मरकज को अकेला छोड़ दिया, तब भी वो तंजीम को इस खिलाफ वर्जी से बचने नहीं देंगे। बसूरत दीगर वो इंडस्ट्री में मजाक बन जाएंगे। जबकि मुख्तलिफ तरबियती मराकज और डबजोज जीरो विंग की नई सहूलत पर तबादला ख्याल कर रहे थे, जायू बाकायदगी से हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर के शानदार इफ्तिताह की मंसूबाबंदी कर रहा था। पलक झपकते ही 3 दिन गुजर गए। जायू ने पिछले 3 दिनों में न सिर्फ जदीद तरीन तरबियती और तिब्बी आलात खरीदे थे, बल्कि इसने फैंगलिन सिटी के बहुत से VIPs को भी शानदार इफ्तिताह में शिरकत की दावत दी थी। खुशकिस्मती से इसके पास सैफ अली जैसे नौजवान से कहीं ज्यादा रवाबित थे। मुकर्ररा दिन लग्जरी कारें इमारत के दरवाजे पर जौक दर जौक रुकीं और उसके नतीजे में बहुत से राहगीरों ने तरबियती मरकज का दौरा करने में दिलचस्पी ली। ताहम इस दिन हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर का दौरा करने वाले ज्यादातर लोग नौजवान पुरजोश जंगजू थे। इन सब ने हेवेंस रंबिल की जदीद तरीन सहूलियात के इश्तिहारात देखे थे और वो खुद तरबियती मरकज का मुआयना करने के लिए मुतजस्सिस थे। दुनिया की टेक्नोलॉजी में मुसलसल बेहतरी आई और मुनासिब डेटा के तज्जिये की मदद से कोई भी बेहतरीन तरबियती मामूल बना सकता है, जो किसी मशहूर इंस्ट्रक्टर के तहत तरबियत हासिल करने से कहीं ज्यादा तेजी से बेहतर होता है। जैसे ही ये जंगी शायकीन हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर में दाखिल हुए, वो हक्का बका रह गए। फैंगलिन सिटी के मुख्तलिफ तरबियती मराकज और डबजोज की यूनिफॉर्म पहने लोगों ने मरकजी हाल को भर दिया। इनमें से कुछ शहर के मशहूर माहिरीन भी थे और शहर के तरबियती मराकज और डबजोज के चंद आला उहदेदारों ने भी शिरकत की थी। बकवास, ये क्या हो रहा है? फैंगलिन सिटी के इतने सारे माहिरीन यहाँ क्यों हैं? क्या वो च्यूनशिंग नहीं है जिसने पिछले साल फैंगलिन सिटी के सालाना फाइटिंग मुकाबले में 3रा मकाम हासिल किया था? जल्दी देखो, ये एक स्ट्रीम लाइट डबजो से मास्टर यांग है। मैंने अफवाहें सुनी हैं कि इसने बैन अल-अक़वामी फाइटिंग मुकाबले की तैयारी के लिए अवामी तकरीबात में शिरकत करना छोड़ दी है। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? क्या वो मार्शल हॉट डबजो का मास्टर चिंतियान है? नहीं है। मैंने सोचा था कि वो पहले ही अवामी मंजरनामे से रिटायर हो चुका है। वो यहाँ क्यों है? इस तरबियती मरकज के पीछे किस किस्म की ताकत है? फैंगलिन सिटी के इतने सारे माहिरीन के जमा होने से तजस्सुस के बाइस तरबियती मरकज का दौरा करने वाले नौजवान मर्द और ख्वातीन पुरजोश हो गए।
उन्होंने यहाँ तक सोचा कि क्या वो किसी नए तरबियती मरकज के शानदार इफ्तिताह के बजाय फेंगलिन सिटी के सालाना फाइटिंग मुकाबले में आ गए, वरना इतने मशहूर माहिरीन यहाँ क्यों होंगे। जबकि नौजवान फाइटिंग के शायकीन शहर के इतने सारे VIPs को एक जगह देखकर हैरान थे। 2 नौजवान ख्वातीन और एक नौजवान पर मुश्तमिल एक ग्रुप हाल में दाखिल हुआ, जिसने फौरन सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। ये रद्द अमल ज्यादातर 2 नौजवान ख्वातीन की वजह से था। एक में एक खूबसूरत सफेद लिबास पहना हुआ था, जिसने इसके लंबे बहते बालों और शानदार जाहिरी शक्ल को नुमायां किया। इसका जिस्म एक देवी जैसा था और हुजूम में मौजूद बहुत सी ख्वातीन खुद को कमतर महसूस करने लगे। एक रोशन सुर्ख लिबास में एक दूसरी गैर मामूली खूबसूरती उसके पास खड़ी थी। जब दोनों ख्वातीन हाल में दाखिल हुई तो वो फौरन तवज्जो का मरकज बन गई। यहाँ तक कि इन ख्वातीन के साथ आने वाला नौजवान भी गैर मामूली तौर पर खूबसूरत था और हाल में मौजूद बहुत सी ख्वातीन इस पर फिदा हो गईं। खूबसूरत नौजवान फेंगलिन सिटी के सालाना फाइटिंग मुकाबले का पिछले साल का चैंपियन था, जो एक ऐसी सलाहियत रखने के लिए जाना जाता था जो शहर में एक दहाई में सिर्फ एक बार उभरती थी। उसने बैन अल-अक़वामी फाइटिंग मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए भी क्वालिफाई कर लिया था और शहर के टॉप 5 मालियाती ग्रुपों में से एक जांग कलीन ग्रुप के वारिस के तौर पर उसकी हैसियत सोने पर सुहागा थी। चिंग शेव, इनमें से ज्यादातर माहिरीन ईमानदाराना इरादों के साथ यहाँ नहीं लगते। मुझे डर है कि अब के इस दोस्त को फेंगलिन सिटी में तरबियती मरकज को बरकरार रखने में बहुत मुश्किल पेश आएगी, जांग वुआ ने हुजूम पर नजर डालते हुए बाई चिंग शेव को बताया। अगर आपका दोस्त दबाव को नहीं संभाल सकता तो मैं उसके लिए आगे आने को तैयार हूँ। मुझे शक है कि इनमें से ज्यादातर तरबियती मराकिज और डवजोज एहतराम के तौर पर एक कदम पीछे हट जाएंगे। सैफ अली भी एक अंदरूनी कुव्वत का माहिर है, बड़े भाई जांग, क्या उसे सूरत हाल को संभालने के काबिल नहीं होना चाहिए? जन्नत ने पूछा। एक अंदरूनी कुव्वत का माहिर सेकंड और थर्ड शहरों में मुतासिर कुन हो सकता है, लेकिन ये फेंगलिन सिटी है। शहर के हर मशहूर तरबियती मरकज और डवजो का अपना अंदरूनी कुव्वत का माहिर है। मजीद बरा वो तजर्बाकार साबित फौजी है। अंदरूनी कुव्वत के साथ उनकी कामयाबियां इस नौजवान की निस्बत कहीं ज्यादा मुतासिर कुन है, जिसने अभी तकनीकों में महारत हासिल की है, जांग वुआ ने वजाहत की। अपने साथी की बात सुनने के बाद बाई चिंग शेव और जन्नत के तासुरात कदरे तारीक हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तरबियती मरकज खोलना इतना मुश्किल होगा। जबकि बाई चिंग शेव का ग्रुप आपस में बातचीत कर रहा था, एक और हंगामे ने मरकजी हाल में हुजूम को हिलाकर रख दिया। एक शानदार रीछ जैसा आदमी कमरे में दाखिल हुआ। चाकू के 2 निशानात ने इसके चेहरे को सजा रखा था और उसकी आमद ने बहुत से तरबियती मराकिज और डवजों के आला उहदेदारों को हैरान कर दिया। जैसे ही ये आदमी नमूदार हुआ, मौजूद बहुत से तरबियती मरकज और डवजों के आला उहदेदार हैरान कुन तासुरात जाहिर किए बगैर न रह सके। वो यहाँ क्यों है? जब जांग वुआ ने नए आने वाले को देखा तो उसकी आंखों में खौफ चमक उठा। क्या वो कोई ताकतवर शख्स है? जन्नत ने पूछा जब इसने जांग वुआ की घबराहट देखी। ताकतवर? जांग वुआ ने सर हिलाया। ये लफ्ज अब काफी नहीं है। वो अमली तौर पर एक शैतान है। उसने जंग में अपने भारी हाथ की वजह से अटकस का लक़ब हासिल किया है। 20 से कम अंदरूनी कुव्वत के माहिरीन को उसके हाथों शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा है। इनमें से कुछ अभी भी अस्पताल के बिस्तरों पर पड़े हैं। इसी वजह से इस पर फाइटिंग की दुनिया से पाबंदी लगा दी गई थी। इसमें से ज्यादातर एक दहाई से ज्यादा अरसा कब्ल हुआ था, लेकिन हालिया अफवाहों के मुताबिक ऐसा लगता है कि इसने बैरून मुल्क एक और अंदरूनी कुव्वत के माहिर को शिकस्त दी। मुझे नहीं लगता कि अगर वो कोई चाल चलने की कोशिश करता है तो मैं इसे रोक सकता हूं। जबकि हर कोई हंगामा कर रहा था, वांग ट्रस जोंगचुआन हाल के मरकज में कदम रखा। मैंने सुना है कि हेवेंस रंबिल ने यहाँ दुकान कायम की है। इंचार्ज कौन है? मैं, वांग जोंगचुआन, मुकाबला करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आया हेवेंस रंबिल फेंगलिन सिटी में कारोबार करने का अहल है या नहीं। वांग जोंगचुआन चलाया। इसकी आवाज पूरे हाल में गूंज रही थी। ज्यादातर लोगों ने फौरन एक कदम पीछे हटा लिया। हेवेंस रंबिल बर्बाद हो गया है। मुझे शक है कि फेंगलिन शहर में कोई भी उसे अब बचा सकता है, जबकि ये शैतान नमूदार हो गया है। सटरलाइन कारपोरेशन यकीनन ताकतवर है। उसने परेशानी पैदा करने के लिए इस इफरीत की खिदमात भी हासिल की है। जीरो विंग को फाइटिंग इंडस्ट्री में मुदाखलत करने के बजाय अपनी वर्चुअल रियलिटी गेम में ही रहना चाहिए था।
जैसे ही मुख्तलिफ तरबियती मराकज़ और डबजों के माहिरीन ने वांग जोंगचुआन को देखा, वो जान गए कि हेवेंस रंबल ट्रेनिंग सेंटर जल्द ही कारोबार से बाहर हो जाएगा। ये इसी दिन बंद होने वाला पहला तरबियती मरकज भी होगा जिस दिन ये खुला था। ताहम अचानक हुजूम की बुड़बुड़ाहट पर एक करख्त आवाज गूंजी। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे डर है कि तुम हमारे हाल मास्टर को चैलेंज करने के अहल नहीं हो। फितरी तौर पर हुजूम आवाज के मुंबा की तरफ मुड़ा। बोलने वाली एक पुरकशिश मशहूर कुन खातून थी और कोई और नहीं बल्कि शोला रानी की खिलाड़ी थी। चैप्टर 2186 एक अंदरूनी ताकत के माहिर से मुकाबला। मुख्तलिफ तरबियती मराकज़ और डबजोज के माहिरीन फायर डांस को देख कर दंग रह गए। ये छोटी खातून कौन है? क्या ये जिंदगी से बेजार हो चुकी है? अगरचे इनमें से कोई भी फायर डांस को नहीं पहचानता था, लेकिन उसकी शनाख्त से कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे वो किसी बड़ी कारपोरेशन की वारिस हो और किसी ताकतवर खानदान की रुकन हो। वांग जोंगकुआन बहरहाल एक बेरहम शख्स था। आम लोग ज्यादा से ज्यादा यही जानते थे कि इस शख्स ने हाल ही में बैरून मुल्क एक आला दर्जे के अंदरूनी ताकत के माहिर शैतानी भेड़िए को शिकस्त दी थी। ताहम ये माहिरीन जानते थे कि वांग जोंगकुआन को माजी में फाइटिंग इंडस्ट्री से बेदखल कर दिया गया था और उसने किराए के कातिल के तौर पर काम शुरू कर दिया था। वो एक सफाक दरिंदा था जिसने खुफिया तौर पर अपने हाथों से कई माहिरीन की जान ली थी। ये अफवाह भी थी कि वो चंद बड़े खानदानों के आला उहदेदारों की मौत का भी जिम्मेदार था। अगर वांग जोंगकुआन चाहता तो वो किसी बड़े खानदान के वर्सा को भी कत्ल कर सकता था, चाहे कितने ही मुहाफिज उनकी हिफाजत क्यों ना कर रहे। जहां तक हुजूम का ताल्लुक था, फायर डांस का वांग जोंगकुआन को इतनी खुलम खुला इश्तियाल दिलाना खुदकुशी के मुतरादिफ था। ताहम गैर मुतवक्के तौर पर रीच जैसा वो आदमी नाराज नजर नहीं आया। उसने मुस्कुराने से पहले एक लम्हे के लिए इसे देखा, फिर पूछा, अगर ऐसा है छोटी खातून, तो मैं ये काबिलियत कैसे हासिल कर सकता हूँ जिसकी तुम बात कर रही हो? इसका मकसद सादा था, वो इस बात को यकीनी बनाना चाहता था कि हेवेंस रंबल ट्रेनिंग सेंटर की साख खाक में मिल जाए। इसकी सबसे बड़ी तशवीश ये थी कि हेवेंस रंबल इससे लड़ने से इनकार कर देगा। आखिरकार उसने काफी शोहरत कमा ली थी। अगर तरबियती मरकज इसके चैलेंज को मुस्तरद कर देता तो कोई भी इसे हिकारत की निगाह से नहीं देखता। लिहाजा जब ये जाहिल लड़की उसे उकसाने के लिए आगे बढ़ी तो उसने दिल ही दिल में जश्न मनाया। अब हेवेंस रंबल के पास इसका चैलेंज कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा और वो तरबियती मरकज के साथ खेलने और उसकी इंतजामिया को जलील करने में अपना वक्त निकाल सकता है। हेवेंस रंबल कभी भी फैंगलिन शहर में कदम नहीं जमा सकेगा। हमारे नौजवान बहुत बेसब्री है। चंद तौहीन आमेज अल्फाज सुनने के बाद वो इसके जाल में फंस गई। इसके तबसरे ने इस बात को यकीनी बना दिया है कि हेवेंस रंबल को वांग जोंगकुआन का सामना करना पड़ेगा। मार्शल आर्ट डबजो के मास्टर और 50 की दहाई के एक बूढ़े आदमी चिंतियान ने अपना सर हिलाते हुए कहा। फिर वो शाह यू की तरफ मुड़ा और बोला, बूढ़े शाह, मुझे डर है कि जिस नौजवान का तुमने जिक्र किया है इस पर आफत आ जाएगी। मास्टर तियान है, अगर आप सामने आए तो क्या वांग जोंगकुआन पीछे नहीं हटेगा? शाह यू ने बेचैनी से पूछा। वो फायर डांस की बेसब्री पर बरहम था। वो जानता था कि वो एक ऐसी माहिर है जिसने व्हाइट टाइगर डबजो के दरमियानी दर्जे के शागिर्दों में से एक के खिलाफ खुद को साबित किया था, लेकिन वांग जोंगकुआन माहिरीन में भी माहिर था। जब वो आगे बढ़ी थी तो उसने हेवेंस रंबल ट्रेनिंग सेंटर के लिए मजीद मुसीबत ही खड़ी की थी। अब चिंतियान है उनकी वाहिद उम्मीद था। चिंतियान है कई साल पहले मार्शल आर्ट में अपनी महारत की वजह से मशहूर हुआ था। यहाँ तक कि व्हाइट टाइगर डबजो के जियांग तियानयुआन को भी इस बूढ़े के सामने थोड़ा सा एहतराम दिखाना पड़ता था। चिंतियान है बिलाशुबह ताकतवर था। वो अपने उरूज के दौर में बैन अल-अक़वामी फाइटिंग मुकाबले में टॉप 32 में शामिल रहा था। टॉप 32 फाइटर्स में शामिल होना शायद मुतासिर कुन न लगे, लेकिन वो दुनिया के सबसे बड़े फाइटिंग मुकाबले की बात कर रहे थे। इस मुकाबले के लिए क्वालिफाई करने के लिए किसी को माहिरीन का माहिर होना पड़ता था और इसमें सैकड़ों मार्शल आर्टिस्ट हिस्सा लेते थे। वांग जोंगकुआन अपने उरूज के दौरान सिर्फ टॉप 60 फाइटर्स में शामिल हुआ था। अगर मैं 15 साल छोटा होता तो शायद मैं इसका मुकाबला कर सकता, लेकिन अब चिंतियान है ने सर हिलाते हुए कहा। मार्शल आर्ट्स में जवानी की ताकत सूना होती है। ये कहावत माजी और हाल दोनों में सच साबित हुई है। वांग जोंगकुआन इस साल सिर्फ 38 बरस का था और आज की टेक्नोलॉजी के साथ वो अब भी अपने उरूज पर था। इस बात को साबित करते हुए
रीच जैसे इस आदमी ने शैतानी भेड़िए को शिकस्त दी थी, जो अपने उरूज के दौरान चिन तियानहे से किसी तौर कमजोर नहीं था। क्या वाकई सब कुछ इसी तरह खत्म हो गया है? जियान यू को लगा जैसे इसकी रूह जिस्म से निकल रही हो। इसने इस बात को यकीनी बनाने के लिए चिन तियानहे की मदद हासिल करने की भरपूर कोशिश की थी कि हेवेंस रंबल ट्रेनिंग सेंटर का फैंगलिन शहर में एक ठिकाना बन सके। उसने इस एहसान का भी तकाजा किया था जो इस बूढ़े पर इतने सालों से वाजिब अल अदा था। लेकिन अब वो नौजवान सैफ अली वाकई काबिले रहम है। उसने इतनी कम उम्री में अंदरूनी ताकत को समझ लिया, फिर भी इसे वांग जोंग कुआन का सामना करना पड़ेगा। चिन तियानहे ने इस खौफनाक दागदार आदमी को घूरते हुए भरकर अफसोस का इजहार किया। सैफ अली ने अपनी 20 की दहाई के अवाइल में होने के बावजूद अंदरूनी ताकत को समझने पर यकीनी तौर पर जीनियस का खिताब हासिल कर लिया था। इसके सामने एक रोशन मुस्तकबिल था। अंदरूनी ताकत को कंट्रोल करने से न सिर्फ किसी को अपने जिस्मानी कंट्रोल को बेहतर बनाने में मदद मिलती है, बल्कि इससे फहम में भी इजाफा होता है। मजीद बरा, सैफ अली अभी अपने उरूज को नहीं पहुंचा था। इसके पास तरक्की की बहुत गुंजाइश थी। आज की टेक्नोलॉजी की मदद से वो काफी ताकत हासिल कर सकता था। मजीद 5 या 6 सालों के साथ सैफ अली वांग जोंग कुआन का डटकर मुकाबला कर सकता था। इसी दौरान एक दुबले पतले उधेड़ उम्र आदमी ने कमरे के एक कोने से फायर डांस और वांग जोंग कुआन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को तेवरी चढ़ाकर देखा। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जोव लिंचू था। ऐसा लगता है कि लो जंग को कम नहीं समझा जा सकता। ये सोचना कि वो वाकई वांग जोंग कुआन को मुलाजमत देगा, अब सूरत हाल को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जोव लिंचू ने नए आने वाले को देखते हुए बेचैनी महसूस की। उसने सोचा था कि लो जंग वो ज्यादा से ज्यादा एक आला दर्जे के अंदरूनी ताकत के माहिर की खिदमत हासिल करेगा। इसे आला तरीन अंदरूनी ताकत के माहिर वांग जोंग कुआन के जाहिर होने की तवक्को नहीं थी। इसकी सलाहियत के माहिरीन कौमी सतह पर भी इंतहाई नायाब थे। उन्हें मुलाजमत पर रखना भी खास तौर पर मुश्किल था। इन माहिरीन को पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें महज उसकी जरूरत ही नहीं थी। लिहाजा उन्हें कार्रवाई के लिए आमादा करना एक चैलेंज था। अगरचे जोव लिंचू भी एक आला तरीन अंदरूनी ताकत का माहिर था, लेकिन अपनी उम्र की वजह से वो वांग जोंग कुआन का मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर लड़ाई की नौबत आती तो जोव लिंचू को लगता था कि उसके जीतने के इम्कानात सिर्फ 40% हैं। जब हर कोई एक दूसरे से सरगोशियां कर रहा था, फायर डांस हाल के वस्त में खड़े इस बड़े आदमी के पास पहुंची। उसने सुकून से ऐलान किया, अगर तुम हमारे हाल मास्टर के साथ मुकाबला करना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। नौजवान औरत के ऐलान का जवाब हैरत की सिसकियों और खामोशी के सिलसिले ने दिया। क्या वो पागल हो गई है? क्या हेवेंस रंबल के पास कोई काबिल जंगजू नहीं है? क्या उन्हें वाकई इस नौजवान औरत को मौत के मुंह में भेजने की जरूरत है? हैरत ज़दा हुजूम ने फायर डांस को घूरा, जिसने अपने जुर्रतमंदाना बयान के बाद भी अपना सुकून बरकरार रखा। अगर इसने किसी और अंदरूनी ताकत के माहिर को चैलेंज किया होता तो वो इसके लिए परेशान न होते, लेकिन इसने अभी वांग जोंग कुआन को मुकाबले के लिए कहा था। वो मेहरबान नहीं था, वो बेरहम था। इस दागदार आदमी ने जिस भी हरीफ को शिकस्त दी थी, इसने कम अज कम 6 माह अस्पताल के बिस्तर पर गुजारे थे, और वो भी तब जब लड़ाई के दौरान तिब्बी माहिरीन करीब मौजूद थे। बेहतरीन तिब्बी खिदमात के अखराजात बर्दाश्त करने के लिए रकम के बगैर वो अपनी बाकी जिंदगी अस्पताल में गुजार देते। वो क्या करने की कोशिश कर रही है? बाई चिंग शुई अपनी साथी को देखते हुए परेशान होने लगी। वो जानती थी कि फायर डांस ने गॉड्स डोमेन में सख्त तरबियत हासिल की थी और वो काफी ताकतवर थी। ताहम ये हकीकत थी, कोई वर्चुअल दुनिया नहीं। यहाँ तक कि अगर वो हकीकी दुनिया में कसरत से तरबियत हासिल करती, तब भी आम मार्शल आर्ट्स के माहिरीन के खिलाफ जिंदा बच जाना उसकी खुशकिस्मती होती। वांग जोंग कुआन की सतह के माहिर से लड़ने की कोशिश करना खुदकुशी के मुतरादिफ था। तब वो एक दोस्त है? चिंग शुई, शांग तियाना ने पूछा, जिस पर बाई चिंग शुई ने इस बात में सर हिलाया। फिर परेशान ना हो, अगरचे मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं इस दरिंदे को एक लम्हे के लिए रोक सकता हूँ। शांग तियाना ने अपनी साथी को तसल्ली दी। वो अब काफी अरसे से बाई चिंग शुई का पीछा कर रहा था, हालांकि वो इसके बेहतरीन जिस्म और खूबसूरत चेहरे से ज्यादा कुछ चाहता था। इसे इसके पीछे खड़े व्हाइट क्लान ग्रुप में कहीं ज्यादा दिलचस्पी थी। सिर्फ इसके मेयार की औरत ही इसके साथ खड़े होने के लायक थी। ताहम
इसे शाज़ व नादिर ही उसे अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलता था। लिहाजा वो इस सूरत-ए-हाल से काफी खुश था। वो वांग ज़ोंग जैसे आला तरीन अंदरूनी ताकत के माहिर का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन इसे इस आदमी के किसी एक हमले को रोकने में कोई मसला नहीं होगा। क्या तुम्हारे तरबियती मरकज में जंगजू खत्म हो गए हैं, छोटी खातून? अगर तुम मेरे साथ मुकाबला करना चाहती हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं अपने मुखालफीन पर कभी रहम नहीं खाता। तुम इसके नतीजे के लिए मुझे मोरिद इल्जाम नहीं ठहरा सकती। वांग ज़ोंग के तासुरात तारीक हो गए और उसकी आंखों में कत्ल के इरादे की चमक उभरी। वो उसकी मुदाखलत को जवानी की जहालत समझकर नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन अवामी चैलेंज बिल्कुल मुख्तलिफ मामला था। वो एक अंदरूनी ताकत का माहिर था, एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट। किसी गैर मरूफ शख्स का उसे चैलेंज करना जिल्लत आमेज था। अगर इसने इस लड़की को मुनासिब सबक न सिखाया तो वो मजाक बनकर रह जाएगा। हेवेंस रंबिल की हालत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम मुझे शिकस्त देने के बाद बात कर सकते हो। फायर डांस आगे बढ़ी और उसकी मुट्ठी सीधी वांग ज़ोंग की तरफ लपकी। चैप्टर 2187 एक हथेली से शिकस्त। अगरचे फायर डांस ने अपना मुक्का बगैर कोई आवाज निकाले रवानी से मारा था और उसका मुक्का गुजरती हुई हुआ की तरह फितरी लग रहा था, लेकिन जब वहां मौजूद मुख्तलिफ माहिरीन ने इसे वांग ज़ोंग पर हमला करते देखा तो उनके चेहरों पर मुख्तलिफ दर्जे की हैरत नमूदार हुई। क्या ये लड़की पागल है? चिन तियान है ने फायर डांस की हरकत देखकर बेसाख्ता कहा। वांग ज़ोंग ने अपनी अंदरूनी ताकत को उरूज तक पहुंचा दिया था। इसकी हर हरकत के साथ अंदरूनी ताकत शामिल थी। वो इन माहिरीन से मुख्तलिफ था जिन्होंने अभी अंदरूनी ताकत को समझा था, जो उसे सिर्फ नाजुक लम्हात में एक तुरुक के पते के तौर पर इस्तेमाल करते थे। मजीद ये कि फायर डांस की तरफ से किया गया अचानक हमला वांग ज़ोंग जैसे मास्टर के खिलाफ बमुश्किल ही कारगर साबित होगा। अगर उसने वांग ज़ोंग के नागुज़ीर जवाबी हमले से निमटने में एहतियात न बरती तो वो बिलाशुबा अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। यकीनन वांग ज़ोंग फायर डांस के अचानक हमले पर बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने सुकून से आधा कदम पीछे हटाया और दुरुस्तगी के साथ इसके हमले की हद से बाहर निकल गया। आखिरकार उसकी मुट्ठी उसके कपड़ों को छूने में भी कामयाब न हो सकी। इसके फौरन बाद उसने फायर डांस पर दो जवाबी मुक्के मारे, पहला उसके चेहरे पर और फिर उसके पेट पर। अगरचे इसके दोनों मुक्के एक जैसे लग रहे थे, लेकिन फायर डांस के पेट पर मारा गया मुक्का दरअसल उसके चेहरे पर मारे गए मुक्के से थोड़ा तेज था। ये खत्म हो गया। जांग तियान का रंग सिया पड़ गया जब उसने कुछ फासले से इस मंजर को वकूफ पजीर होते देखा। दरअसल वो फायर डांस को बचाने की मंसूबाबंदी कर रहा था। ताहम उसने कभी नहीं सोचा था कि फायर डांस इतनी पागल होगी कि बगैर किसी हिचकिचाहट के वांग ज़ोंग पर हमला कर देगी। मामलात को मजीद खराब करने के लिए अपने हमले को नाकाम होते देखने के बावजूद वो फौरन पीछे नहीं हटी। अब जबकि वांग ज़ोंग ने जवाबी हमला कर दिया था, इसकी जान जाना तकरीबन तय था। अगरचे वांग ज़ोंग के दो मुक्के आम लोगों की नजरों में बहुत सादा लग सकते थे, लेकिन वो दरअसल इंतहाई बेरहम थे। चेहरे पर हमला होने वाला शख्स फितरी तौर पर अपने चेहरे का दिफा करने के लिए हरकत करेगा। ऐसी सूरत-ए-हाल में उनके जिस्म के दीगर हिस्सों पर किए गए हमलों को आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाएगा। दरी असना एक आला तरीन अंदरूनी ताकत के माहिर के तौर पर वांग ज़ोंग की वक्त और फासले पर इंतहाई दुरुस्त गिरफ्त थी। यहाँ तक कि अच्छी तरह से तरबियत याफ्ता अंदरूनी ताकत के माहिरीन भी अगर मुहतात ना रहीं तो उसकी इस चाल में फंस जाएंगे। फायर डांस जैसी किसी खास तरबियत के बगैर नामूज की तो बात ही छोड़ दें। जैसे ही सब ने सोचा कि ये लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है, ताहम सबकी तवक्कुआत के बरक्स फायर डांस ने दरअसल अपने चेहरे पर आने वाले मुक्के को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वो अचानक एक तरफ हिट गई और फौरन अपने जिस्म को घुमाया। अपने जिस्म के घुमाव में उसने फिर बिजली की सी तेजी से सीधा उसकी गर्दन पर एक वार किया। लड़ाई में इस अचानक पेशरफ्त ने वांग ज़ोंग को कदरे गाफिल कर दिया। शुरू में उसने सोचा था कि इसका हरीफ महज एक नातजुर्बाकार छोटी लड़की है। इसे कभी तवक्को नहीं थी कि ये छोटी लड़की आसानी से इसके हमले से बच जाएगी। अपना जवाबी हमला करने की तो बात ही छोड़ दे। ताहम वांग ज़ोंग कई सालों के तजुर्बे का हामिल एक कातिल था। वो अचानक होने वाली तब्दीलियों पर फौरी रद्दे अमल जाहिर करने की पूरी सलाहियत रखता था। अगरचे वो बरवक्त फायर डांस के हमले का दिफा नहीं कर पाएगा, लेकिन वो फिर भी इससे बच सकता था।
उसने उजलत में अपने जिस्म को आगे की तरफ झुकाया और पीछे की तरफ छलांग लगाई और फायर डांस के वार से बाल बाल बच गया। वांग जोंग को पीछे हटते देखकर तमाशाई हुजूम हैरत से सिसकियां लिए बगैर न रह सका। क्या ये सच है? वांग जोंग वाकई पीछे हट गया। ये नौजवान खातून कौन है? वहां मौजूद हर शख्स इस बात से वाकिफ था कि वांग जोंग कितना ताकतवर था। यहां तक कि इसी दर्जे के माहिरीन को भी इसे पीछे हटने पर मजबूर करने में दुश्वारी होगी। आखिरकार किसी मुकाबले में पीछे हटने में पहल करने का मतलब यह था कि कोई नुकसान में है। ताहम अब फायर डांस जैसी एक नौजवान खातून ने वाकई वांग जोंग को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। यह बिल्कुल नाकाबिल यकीन था। दरीं असना जब फायर डांस ने वांग जोंग को पीछे हटने में पहल करते देखा तो उसने पीछा नहीं किया और अपने फायदे का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय वो बस अपनी जगह पर खड़ी रही और खामोशी से इसे देखती रही। एक मुख्तसर लम्हे के बाद उसने सुकून से कहा, अगर तुम सिर्फ इसी मेयार पर हो तो मैं तुम्हें मशवरा देती हूं कि हमारे हाल मास्टर को चैलेंज करने का ख्याल छोड़ दो। जब फायर डांस ने ये अल्फाज कहे तो तमाशाई हुजूम इत्तेफाक में सर हिलाए बगैर न रह सका। आखिरकार अगर वांग जोंग फायर डांस के साथ अपनी लड़ाई में पहले ही नुकसान में पड़ चुका था तो उसके पास हेवेंस रंबिल के हाल मास्टर को चैलेंज करने की क्या काबिलियत थी? तुम? वांग जोंग का गुस्सा आसमान को छूने लगा। इसके जिस्म से निकलने वाले कत्ल के शदीद इरादे ने हाल में मौजूद हर शख्स को बेइख्तियार कांपने पर मजबूर कर दिया। अगले ही लम्हे वांग जोंग ने एक कदम आगे बढ़ाया जिससे इसके पैरों के नीचे संगमरमर का फर्श चटक गया। फिर इसका जिस्म एक धुंधले साए में तब्दील हो गया जब वो एक खूंखार शेर की तरह फायर डांस की तरफ लपका। जिस लम्हे वांग जोंग फायर डांस के सामने नमूदार हुआ उसने अपने पहलू को इससे टकराने के लिए अपने जिस्म को थोड़ा सा तिरछा किया। माउंटेन सलीम। अगरचे ये टकराने वाला हमला नाकाबिल यकीन हद तक सीधा और सादा लग रहा था, लेकिन वहां मौजूद माहिरीन में से किसी की भी इस हमले का बड़ा रास्त सामना करने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार एक आम अंदरूनी माहिर की तरफ से किया गया टकराने वाला हमला पहले ही एक बड़े दरख्त को गिरा सकता था। वांग जोंग का टकराने वाला हमला गालिबन एक छोटी कार को भी उड़ाकर पीछे फेंक सकता था। अगर किसी शख्स को यह हमला बर्दाश्त करना पड़ता तो उसके जिस्म की तमाम हड्डियां चिकनाचूर हो जाती। मजीद बरा वांग जोंग का टकराने वाला हमला नाकाबिल यकीन हद तक तेज था, इतना तेज कि वहां मौजूद बहुत से माहिरीन ने इस पर कोई रद्द अमल भी जाहिर नहीं किया। इस छोटी लड़की को खुद को इतनी मुश्किल सूरत हाल में क्यों डालना चाहिए? चिन तियानहे ने इस मंजर पर आह भरी। चिन तियानहे फायर डांस की पिछली कारकर्दगी से बहुत हैरान था, जहां वो इतने ताकतवर हरीफ का सामना करने के बावजूद न सिर्फ अपना सुकून बरकरार रखने में कामयाब रही, बल्कि इसने एक खतरनाक सूरत हाल को हमले के मौका में भी बदल दिया। वो यकीनी तौर पर एक खुदादाद सलाहियतों वाली जंगजू थी। वो उसे शागिर्द के तौर पर कबूल करने के लिए भी माइल था। दरीं असना अगर फायर डांस ने वांग जोंग को मजीद ना उकसाया होता तो चिन तियानहे सामने आकर वांग जोंग को वो जगह छोड़ने पर मजबूर कर सकता था। आखिरकार ये हकीकत के वांग जोंग ने एक छोटी लड़की के खिलाफ लड़ाई में पीछे हटने में पहल की थी, जो शायद इसकी आधी उम्र की थी, पहले ही काफी जिल्लत आमेज थी। लड़ाई जारी रखने पर इसरार करने से इसकी साख को मजीद नुकसान ही पहुंचेगा। ताहम अब जबकि वांग जोंग आपे से बाहर हो चुका था, इसे इस बात की भी परवाह नहीं होगी कि उसे कमजोरों पर जुल्म करने का ताना दिया जाए। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। ताहम सबकी हैरत के लिए फायर डांस ने दरअसल वांग जोंग के टकराने वाले हमले से बचने की कोशिश नहीं की। इसके बरक्स उसने लड़ाई में उसका सामना करने में पहल भी की। क्या वो पागल है? इसके फैसले ने सबको हैरान कर दिया। किसी को तवक्को नहीं थी कि फायर डांस इतनी दिलेरी से जवाब देगी। वांग जोंग जिस्मानी फिटनेस के लिहाज से कौमी सतह के खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ गया था। पूरे मुल्क में सिर्फ चंद लोग ही इससे बरतर थे। इसके खिलाफ वहशियाना ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश करना चट्टान पर अंडा मारने के मुतरादिफ था। मगरूर छेविकरी। जब वांग जोंग ने फायर डांस को लड़ाई में इसका इस्तेकबाल करने के लिए आगे बढ़ते देखा तो उसके चेहरे पर एक बेरहम तंजिया मुस्कुराहट उभरी और इसने अपने जिस्म की रफ्तार मजीद तेज कर दी। एक लम्हे बाद वांग जोंग का जिस्म फायर डांस के जिस्म से टकरा गया। ताहम जैसे ही सबने सोचा कि वो उड़ती हुई 10 मीटर दूर जा गिरेगी, एक चौंका देने वाला मंजर पेश आया।
वांग जोंग कुआन दरअसल फायर डांस के आर पार गुजर गया। एक बसरी साया। जब जांग तियान ने फायर डांस के वजूद को मिटते हुए देखा तो वो बेइख्तियार हैरत से मुंह खोले रह गया। एक बसरी बाकियात। चिन तियान है को फौरन एहसास हो गया कि क्या हुआ था। एक बसरी साया तब तक बनाया जा सकता था जब तक कोई शख्स काफी तेजी से हरकत कर रहा हो। ताहम बसरी बाकियात पैदा करने के लिए किसी शख्स का तेजी से हरकत करना जरूरी नहीं था, बल्कि सिर्फ काफी तेज रद्द अमल दरकार था। इंसानी जहन को आंखों से देखी गई तस्वीर पर कार्रवाई करने में वक्त लगता था। अगर किसी के रद्द अमल की रफ्तार काफी तेज हो तो वो ये गलत फहमी पैदा कर सकते थे कि वो अब भी अपनी असल पोजीशन में हैं, जबकि हकीकत में वो पहले ही कहीं और मुंतकिल हो चुके होते थे। ताहम इस तरह के अमल को अंजाम देना गैर मामूली तौर पर मुश्किल था। इस कारनामे के लिए किसी को इंतहाई तेज रफ्तारी से साकित हालत से मुतहर्रिक हालत में मुंतकिल होने की जरूरत थी। इसके अलावा न सिर्फ किसी के जिस्म को इस तेज रफ्तार मुंतकिली का साथ देना पड़ता था, बल्कि उनके आसाबी रद्द अमल के वक्त को भी इसका साथ देने के काबिल होना जरूरी था। ताहम किसी के आसाबी रद्द अमल के वक्त को बेहतर बनाना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था और आम तरबियत के जरिए ऐसा करना नामुमकिन था। मजीद बरा इस बात से कत नजर के कोई शख्स कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो अपने आसाबी रद्द अमल के वक्त को सिर्फ एक इंतहाई महदूद हद तक ही बेहतर बना सकता था। दरी असना जब तक वांग जोंग कुआन ने सूरत हाल पर रद्द अमल जाहिर किया, फायर डांस पहले ही एक तरफ हिट चुकी थी और उसका सामना करने के लिए मुड़ चुकी थी। फिर इसने इसके सीने पर एक हथेली का वार किया। इसका हमला गिरते हुए पते की तरह नरम लग रहा था। पींग। ताहम जिस लम्हे फायर डांस की हथेली वांग जोंग कुआन के जिस्म से टकराई, इसे लगा जैसे अभी इसके सीने पर कोई हथौड़ा लगा हो। इसका चेहरा फौरन चुकंदर की तरह सुर्ख हो गया जब वो एक घुटने के बिल गिरने से पहले चंद कदम पीछे लड़खड़ाया। अंदरूनी ताकत। वो एक अंदरूनी ताकत की माहिर है। वांग जोंग कुआन को घुटनों के बिल गिरा देखकर तमाशाई हुजूम हैरत से मुकम्मल तौर पर महफूज फायर डांस को घूरने के लिए मुड़े बगैर न रह सका। चैप्टर 2188। क्या आपकी कोई राय है? वांग जोंग कुआन को एक घुटने के बिल गिरा देखकर हर कोई दंग रह गया। वांग जोंग कुआन की जसामत एक आम इंसान से मुकम्मल तौर पर बढ़कर थी। यहाँ तक कि फैंगलिन शहर के पेशावर जंगजुओं को भी इसे कोई बैरूनी नुकसान पहुंचाने में इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ता, अंदरूनी नुकसान तो बहुत दूर की बात। फिर भी इसे दरअसल फायर डांस की नर्म हथेली के वार से काफी शदीद अंदरूनी चोटें आईं। इसकी मौजूदा रंगत की बुनियाद पर इसे अपनी चोटों से सेहतयाब होने के लिए गालिबन आधे महीने की जरूरत होगी। ये नतीजा बिल्कुल नाकाबिल यकीन था। इस सूरत हाल की वाहिद वजाहत जो कोई भी पेश कर सकता था वो ये थी कि फायर डांस ने अंदरूनी ताकत का इस्तेमाल किया था। उसने न सिर्फ इतनी कम उम्री में अंदरूनी ताकत को समझ लिया, बल्कि वांग जोंग कुआन को जख्मी करने में भी कामयाब रही। क्या वो किसी कदीम अशराफिया खानदान की शागिर्द हो सकती है? चिन तियान है भी फायर डांस को देखकर अपनी हैरत पर काबू ना पा सका। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद के बावजूद अंदरूनी ताकत के माहिरीन अब भी नाकाबिल यकीन हद तक नायाब थे। 30 साल की उम्र तक अंदरूनी ताकत को समझने वाले को पहले ही बहुत बासलाहियत समझा जाता था। ऐसे माहिरीन में से हर एक फाइटिंग इंडस्ट्री में मशहूर शख्सियत बन जाता था। यहाँ तक कि व्हाइट टाइगर डबजो जैसा आला दर्जे का डबजो भी ऐसे माहिर के साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान जैसा सलूक करेगा। इसके बावजूद फायर डांस ने इतनी कम उम्री में कामयाबी के साथ अंदरूनी ताकत को समझ लिया था और यहाँ तक कि एक ही वार में वांग जोंग कुआन को शदीद जख्मी करने में भी कामयाब हो गई थी। ये नाकाबिल यकीन था। इस सूरत हाल की वजाहत के लिए चिन तियान है कि जहन में वाहिद इम्कान ये आ सकता था कि फायर डांस किसी कदीम अशराफिया खानदान की शागिर्द थी, क्योंकि ऐसे शागिर्द अमली तौर पर अपनी माओं के पेट में ही तरबियत शुरू कर देते थे। इन शागिर्दों को बेहतरीन वसाइल, वरासतों और असातिज़ा से मुस्तफीद होने का मौका मिलता था। निज्जता वो आमतौर पर अपनी नौमरी में ही अंदरूनी ताकत को समझ लेते थे। जब तक वो अपनी 20 की दहाई में दाखिल होते, वो पहले ही इतने मजबूत हो चुके होते थे कि अगर वो हिस्सा लेने का इंतखाब करें तो बैन अल-अक़वामी फाइटिंग मुकाबलों में टॉप 20 में जगह बना सकें। ताहम कदीम अशराफिया खानदान आमतौर पर खुद को पोशीदा रखते थे और कभी शोहरत के लिए नहीं लड़ते थे। लिहाजा आम लोग उन कदीम अशराफिया खानदानों के बारे में नहीं जानते थे। इसके बावजूद दुनिया में इन कदीम अशराफिया खानदानों का असर और रसूख बड़ी कारपोरेशनों से जरा भी कमजोर नहीं था।
वो एक कदीम अशराफिया खानदान की शागिर्द है। शायू ने चिंतियान है कि अल्फाज सुनकर पुरजोश तासुरात जाहिर किए। शायू ने कदीम अशराफिया खानदानों के बारे में थोड़ा बहुत सुन रखा था, इसलिए इसे अंदाजा था कि वो कितने खौफनाक थे। वो ऐसे वजूद नहीं थे जिनसे इस जैसे आम लोग राब्ता कायम कर सकें। सिर्फ चिंतियान है जैसे मुस्तहकम मार्शल आर्ट्स मास्टर्स को ही ऐसा करने का मौका मिलता था। अगर फायर डांस वाकई एक कदीम अशराफिया खानदान की शागिर्द थी तो हेवेंस रंबल ट्रेनिंग सेंटर वाकई ताकतवर बन जाएगा। यहां तक कि सटरलाइन कारपोरेशन भी शायद इसके सामने बेबस हो जाएगी। दरी असना इस लम्हे हाल में मौजूद मुख्तलिफ तरबियती मराकज और डबजोस के आला ओहदेदारों ने अपना मुतमईन रवैया मुकम्मल तौर पर खो दिया था। अब उनके जहनों में सिर्फ सदमा और खौफ भरा हुआ था। अगर वांग जोंगकुआन को भी शिकस्त हो गई तो फैंगलिन शहर में कौन फायर डांस का मुकाबला कर सकता है। मजीद बरा फायर डांस अभी इतनी छोटी थी, वो यकीनी तौर पर मजीद मजबूत होती जाएगी। कोई इसके मुस्तकबिल को लामहदूद भी करार दे सकता था। ऐसी सलाहियत की मौजूदगी में हेवेंस रंबल ट्रेनिंग सेंटर को उकसाने की हिम्मत कौन करेगा। तमाशाई हुजूम की तरफ से हैरत के मुख्तसर इजहार के बाद वांग जोंगकुआन कदरे संभलने और आहिस्ता आहिस्ता वापस खड़े होने में कामयाब हो गया। अब जब उसने फायर डांस को देखा तो उसकी आंखों में सिर्फ खौफ था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वाकई तुम जैसी छोटी लड़की से हार जाऊंगा। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम किस अशराफिया खानदान की शागिर्द हो? वांग जोंगकुआन ने शाइस्तगी से पूछा। इसका पिछला मगरूर रवैया खत्म हो चुका था। अब वो फायर डांस के साथ अपने बराबर का सलूक कर रहा था। वांग जोंगकुआन चिंतियान है से कहीं ज्यादा बाशऊर था, इसलिए वो जानता था कि अशराफिया खानदानों के शागिर्द कितने ताकतवर होते। जिस लम्हे फायर डांस ने इसे लड़खड़ा कर पीछे धकेला, उसने नतीजा अखज़ कर लिया कि वो एक कदीम अशराफिया खानदान की शागिर्द है। आखिरकार नौजवान नस्ल का हर वो शख्स जो उसे पीछे छोड़ने की सलाहियत रखता था, वो पूरे मुल्क में मशहूर माहिर था। वो यकीनी तौर पर फायर डांस की तरह कोई नामालूम वजूद नहीं होंगे। खुशकिस्मती से फायर डांस की ताकत और जिस्मानी फिटनेस इसकी अपनी निस्बत बहुत कम थी। अगर वो पिछला वार मसावी मेयार के किसी माहिर ने किया होता तो वो यकीनी तौर पर वापस खड़ा ना हो पाता। फायर डांस की जीत की वजह मुकम्मल तौर पर उसका पुरसुकून ज़हन और खौफनाक रद्द अमल की रफ्तार थी। फासले पर उसकी गिरफ्त भी खौफनाक हद तक दुरुस्त थी। अगर इसे पहले ही मालूम होता कि फायर डांस के पास ऐसी सलाहियतें हैं तो वो यकीनी तौर पर ऐसी जारहाना चालें इस्तेमाल न करता। इसके बजाय वो लड़ाई के ज्यादा महफूज अंदाज का इंतखाब करता, फिर इसे इतनी फैसला कुन शिकस्त न होती। ताहम फायर डांस अभी बहुत छोटी थी। इसकी जिस्मानी फिटनेस मुस्तकबिल में बेहतर होती रह सकती थी। इसके तकनीकी मयारात के लिए भी यही सच था। वांग जोंगकुआन को ऐसे नाबगा रोजगार से शिकस्त खाने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। एक अशराफिया खानदान की शागिर्द कुछ फासले पर खड़े जांग तियान के दिल के तार इस वक्त झुंझुना उठे जब उसने फायर डांस को देखा। फायर डांस की जाहिरी शक्ल और जिस्म दोनों गैर मामूली थे। ये कहना मुबालगा आराई नहीं होगी कि वो जन्नत के बराबर थी। मजीद बरा फायर डांस के मार्शल आर्टिस्ट के मिजाज ने इसे एक इजाफी खूबसूरती बख्शी जो जन्नत के पास नहीं थी। अगर वाकई ये सच था कि फायर डांस को एक कदीम अशराफिया खानदान की पुश्तपनाही हासिल थी तो वो मुस्तकबिल में यकीनी तौर पर इसके लिए बहुत मददगार साबित होगी अगर वो इसे हासिल कर सके। अशराफिया खानदान की शागिर्द ताहम फायर डांस वांग जोंगकुआन की बातों से उलझन में पड़ गई। फिर इसने वजाहत की, मैं किसी अशराफिया खानदान की शागिर्द नहीं हूं, मैं सिर्फ हेवेंस रंबल ट्रेनिंग सेंटर की एक रुकन हूं। जैसे ही फायर डांस की बात खत्म हुई पूरा हॉल लम्हा भर के लिए खामोश हो गया। नामुमकिन, तुमने इतनी कम उम्री में अंदरूनी ताकत को समझ लिया। तुम्हारे पास वो खौफनाक रद्द अमल की रफ्तार और जंगी सलाहियत भी है। तुम महज एक छोटे से तरबियती मरकज की रुकन कैसे हो सकती हो? वांग जोंगकुआन फायर डांस के जवाब पर गुस्से में आ गया। अगर तुम मुझे ये नहीं बताना चाहती कि तुम किस अशराफिया खानदान से हो तो बस ऐसा कह दो। क्या मुझे इस तरह जलील करने की जरूरत है? अगरचे वो फायर डांस से शिकस्त तस्लीम कर सकता था, लेकिन एक मार्शल आर्ट्स मास्टर के तौर पर वो यकीनी तौर पर जलील होना कबूल नहीं करेगा। मजीद बरा वो जिस चीज में वाकई माहिर था वो लड़ाई नहीं बल्कि कत्ल था। सरकारी तरतीबत से बाहर इसके पास फायर डांस को मारने के बहुत से जराए होंगे और कोई भी इस काम का सुराग इस तक नहीं लगा पाएगा।
वहां मौजूद हर शख्स ने भी वांग जोंगकुआन की बातों से इत्तेफाक करते हुए सर हिलाया। एक तरबियती मरकज की रुकन, क्या मजाक है? यहाँ तक कि मुल्क के आला तरीन तरबियती मराकज और डवजोज में भी फायर डांस जैसा माहिर पैदा करने की सलाहियत नहीं थी। मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी अशराफिया खानदान की शागिर्द नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक रुकन हूँ जो इस तमाम अरसे से हमारे हाल मास्टर के जेर साया तरबियत हासिल कर रही है। अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो भी मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, फायर डांस ने सर हिलाते हुए कहा। इसके बाद इसने मजीद कोई वजाहत नहीं दी। मैंने सुना है कि तुम्हारा हाल मास्टर अभी अपनी 20 की दहाई के अवाइल में है। अगर तुम अपने हाल मास्टर की साख बढ़ाने की कोशिश पर बजिद हो तो मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। ताहम मैं आज के मामले को अपने दिल में मजबूती से नक्श कर लूंगा। वांग जोंगकुआन अब पूरी तरह गुस्से में था। ताहम फायर डांस के हाथों अपनी शिकस्त के साथ उसके पास अब हेवेंस रंबिल के हाल मास्टर को चैलेंज करने की कोई काबिलियत नहीं थी। इसके बावजूद इसके पास हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर और फायर डांस दोनों को तबाह करने के बहुत से तरीके थे। क्या इस छोटी खातून को उसे इस तरह जलील करने की जरूरत थी? चिंतियान है पहले ही देख सकता था कि वांग जोंगकुआन हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर और फायर डांस के तय कत्ल का इरादा रखता था। वो आदमी यकीनी तौर पर इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ेगा। यहाँ तक कि कोई बेवकूफ भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि अपनी 20 की दहाई के अवाइल का एक नौजवान फायर डांस को, जो तकरीबन इसी उम्र की थी, इसकी मौजूदा हालत तक पहुंचा सकता है। वांग जोंगकुआन तो दूर की बात, अगर चिंतियान है भी वांग जोंगकुआन की जगह होता तो उसे भी बहुत गुस्सा आता। ताहम जैसे ही वांग जोंगकुआन मुड़ कर जाने वाला था, एक करख्त आवाज पूरे हाल में गूंज उठी। मैं इसका इंस्ट्रक्टर हूँ, क्या आपकी इस बारे में कोई राय है? फौरन ही सब ने खुद ब खुद अपने सर आवाज के मुंबा की तरफ मोड़ लिए और उन्होंने जो देखा वो एक नौजवान था जो इस वक्त दूसरी मंजिल से सीढ़ियां उतर रहा था। काले लिबास में मलबूस ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि सैफ अली था, जिसने अभी अपनी रोजमर्रा की तरबियत मुकम्मल की थी। चैप्टर 2189 हाजरीन को हैरान करना। हाल के अंदर मौजूद हर शख्स ने हैरत से सैफ अली को देखा। वांग जोंगकुआन कोई मामूली किरदार नहीं था। अगरचे वो फायर डांस से हार गया था, लेकिन इसमें अब भी कोई शक नहीं था कि वो एक आला तरीन अंदरूनी ताकत का माहिर था। यहाँ तक कि आला दर्जे के तरबियती मराकज और डवजोस के मास्टर्स को भी उसके साथ एहतराम से पेश आना पड़ता था। मजीद ये कि वांग जोंगकुआन पिछली एक दहाई से एक कातिल के तौर पर काम कर रहा था। यहाँ तक कि अगर वो खुले आम किसी तरबियती मरकज या डवजो के लिए मसाइल पैदा नहीं कर सकता था तो वो खुफिया तौर पर ऐसा करने की पूरी सलाहियत रखता था। क्या ये लड़का जिंदगी से बेजार हो गया है? वो वाकई अब बाहर आने की हिम्मत कर रहा है? क्या वो वाकई सोचता है कि वांग जोंगकुआन इसे दोबारा चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करेगा? कितने जुर्रतमंदाना अल्फाज! क्या उसे वाकई यकीन है कि वो एक अंदरूनी ताकत का माहिर पैदा कर सकता है? वहां मौजूद बहुत से माहिरीन ने सैफ अली को हिकारत से देखा जब वो हॉल में नमूदार हुआ। इन सब को लगा कि सैफ अली कुछ ज्यादा ही मगरूर हो रहा है। फायर डांस ने अभी हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर को बहरान से निकालने के लिए एक खतरनाक लड़ाई लड़ी थी। सैफ अली को बस इतना करना था कि वो खामोश रहता और वांग जोंगकुआन के जाने का इंतजार करता। इसे अब खुद को जाहिर करने के लिए बस जिंदगी से बेजार होना पड़ा था। बूढ़े शाह, क्या ये वही नौजवान है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? चिंतियान है ने सैफ अली को देखते हुए अपना सर हिलाया। वो बहुत ज्यादा नादान और मगरूर है। अगरचे इसे एक अशराफिया खानदान की शागिर्द की हिमायत हासिल है, लेकिन फिर भी इसे वांग जोंगकुआन को इस तरह नहीं उकसाना चाहिए था। अगरचे वांग जोंगकुआन कदीम अशराफिया खानदानों से दुश्मनी मोल लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, लेकिन इसे हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर के दीगर अरकान को मारने में कोई मसला नहीं होगा। वो ऐसा भी कर सकता था कि इस काम का सुराग इस तक न पहुंच सके। अगरचे सैफ अली ने पहले ही अंदरूनी ताकत को समझ लिया था, लेकिन इससे इसकी किस्मत नहीं बदलेगी। आखिरकार चिंतियान है ने जो अफवाहें सुनी थीं उनके मुताबिक 10 से ज्यादा अंदरूनी ताकत के माहिरीन वांग जोंगकुआन के हाथों मारे जा चुके थे, जिनमें आला तरीन अंदरूनी ताकत के माहिरीन भी शामिल थे। तो ये सैफ अली है? जांग तियान सैफ अली को देखते हुए कुछ हसद जाहिर किए बगैर न रह सका। एक अशराफिया खानदान की शागिर्द। इन शागिर्दों में से हर एक की हैसियत किसी बड़ी कारपोरेशन के वारिस से जरा भी कम नहीं थी।
वो ऐसे वजूद थे जिनका वांग जोंगकुआन जैसे शख्स को भी एहतराम करना पड़ता था। फिर भी मामूली शक्ल सूरत और औसत खानदानी पस मंजर रखने के बावजूद सैफ अली दरअसल फायर डांस की तवज्जो और यहाँ तक कि इसकी हिमायत हासिल करने में कामयाब हो गया। जांग तियान इससे हसद कैसे न करता। दरअसल जांग तियान का मानना था कि 80% इम्कान है कि सैफ अली का अंदरूनी ताकत का माहिर बनने में कामयाबी फायर डांस की मदद की वजह से थी। आखिरकार कदीम अशराफिया खानदानों के पास जो विरासत और वसाइल थे वो आला दर्जे के तरबियती मराकज़ और डबजोज से कहीं बेहतर थे। जब तक किसी के पास जरा सी भी सलाहियत मौजूद हो, इसे अंदरूनी ताकत का माहिर बनने में कोई मसला नहीं होगा। अगर जांग तियान ने ये वसाइल हासिल कर लिए होते तो वो अब तक गालिबन वांग जोंगकुआन की सतह का माहिर बन चुका होता। दरी असना इस वक्त के दौरान जब तमाशाई हुजूम खामोशी से सैफ अली के बारे में बात कर रहा था, सैफ अली हाल के वस्त में पहुंच चुका था। फायर डांस ने फौरन इसके पीछे खड़े होने में पहल की जैसे वो वाकई हेवेंस रंबल ट्रेनिंग सेंटर की महज एक रुकन हो। इस मंजर ने फौरन तमाशाई माहिरीन में से बहुतों के हसद को भड़का दिया। बकवास, इस लड़के की कैसी किस्मत है कि उसने इस देवी की तवज्जो हासिल कर ली। कितना खुशकिस्मत कमीना है। एक अशराफिया खानदान की पुश्तपनाही के साथ वांग जोंगकुआन भी बज़ाहिर उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ये सच है। अगर हम भी ऐसी देवी का सहारा ले सकते तो एक आला दर्जे का तरबियती मरकज कायम करना भी कोई मसला ना होता। वहां मौजूद बहुत से मर्दों ने सैफ अली का मजाक उड़ाया और जैसे उन्हें डर हो कि सैफ अली उन्हें सुन नहीं सकता, बोलते वक्त उनकी आवाजें मुसलसल बुलंद होती गईं। वहां मौजूद ज्यादातर माहिरीन के लिए अंदरूनी ताकत को समझने के काबिल होना पहले ही खुशी मनाने की बात थी। जहां तक फर्स्ट शहर में अपना तरबियती मरकज कायम करने और इसे आला दर्जे के तरबियती मरकज में तब्दील करने का ताल्लुक है, ये वो चीज थी जिसका उन्होंने ख्वाब भी नहीं देखा था। ताहम अगर उन्हें किसी अशराफिया खानदान की शागिर्द की मदद हासिल होती तो ऐसा कारनामा अंजाम देना बहुत आसान होता। अब जबकि सैफ अली को फायर डांस की हिमायत हासिल थी, इसका फैंगलिन शहर की ताकतों में से एक बनना तकरीबन यकीनी था। फैंगलिन शहर की फाइटिंग इंडस्ट्री को मुस्तकबिल में उसकी ख्वाहिशात पर अमल भी करना पड़ सकता है। दीगर आला दर्जे के तरबियती मराकज़ और डबजोज भी इसके खिलाफ जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेंगे। दरी असना हाल के एक कोने में जोव लिंचू बैठा था जो खामोशी से इस तकरीब का मुशाहिदा कर रहा था। तो ये मामला है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि जीरो विंग फैंगलिन शहर में खुद को कायम करने के लिए पर एतमाद है। जोव लिंचू ने सैफ अली को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए फायर डांस का मुशाहिदा करते हुए दिल ही दिल में सोचा। इसके साथ जीरो विंग वाकई नौजवान मास्टर की तवज्जो का मुस्तहिक है। 5 स्टेटस कारपोरेशन के वारिस के बटलर और खुद एक आला तरीन अंदरूनी ताकत के माहिर के तौर पर जोव लिंचू चुनतियान है और वांग जोंगकुआन की निस्बत कदीम अशराफिया खानदानों के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसलिए वो समझता था कि एक अशराफिया खानदान की शागिर्द की हिमायत कितनी कीमती थी। इस वक्त के दौरान जब हर कोई सैफ अली के बारे में बात कर रहा था, वांग जोंगकुआन भी इसके सामने पहुंच चुका था। इसकी नजरें हिकारत और गुस्से से भरी हुई थीं जब इसने नौजवान को घूरा। और मैंने सोचा था कि तुम में खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं होगी, वांग जोंगकुआन ने तंज किया। चूंकि तुम यहाँ हो, क्या तुम मेरे साथ चंद चालों का तबादला करने की हिम्मत रखते हो? मैं देखना चाहता हूँ कि आया आप वाकई इतने बेहतरीन रुकन को हिदायत देने के काबिल हैं या नहीं, हाल मास्टर सैफ। दरअसल वांग जोंगकुआन ने सोचा था कि उसे आज फायर डांस की वजह से खोई हुई अपनी साख वापस हासिल करने का मौका नहीं मिलेगा। ताहम चूंकि सैफ अली ने इसके सामने आने में पहल की थी, इसलिए ये इसके लिए ऐसा करने और हेवेंस रंबल ट्रेनिंग सेंटर की साख को तबाह करने के लिए लोजंग लो के साथ अपने मुआहदे को पूरा करने का बेहतरीन मौका था, जिससे एक तीर से दो शिकार हो रहे थे। वो फितरी तौर पर इस मौका को गंवा नहीं सकता था। ये कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ मास्टर वांग अब अभी जख्मी हुए हैं। क्या आपको सेहतयाब होने के लिए चंद दिन दरकार है? उस वक्त मुकाबला करने में ज्यादा देर नहीं होगी, सैफ अली ने कहा। कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक मामूली चोट है। मैं अभी हाल मास्टर सैफ की शानदार चालों का तजुर्बा करना चाहता हूं, वांग जोंगकुआन ने कहा। उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के सैफ अली पर हमला कर दिया और इसे बोलने का मजीद कोई वक्त नहीं दिया। वांग जोंगकुआन की राय में सैफ अली महज वक्त हासिल करने के लिए कोई बहाना तलाश करने की कोशिश कर रहा था ताकि बिलाखिर इस मामले को भुला दिया जाए।
वो फितरी तौर पर सैफ अली को इसकी मर्जी नहीं करने दे सकता था। दरीं असना सैफ अली को कार्रवाई करने पर मजबूर करने का बेहतरीन तरीका यह था कि इस आदमी के पास कार्रवाई करने के सिवा कोई चारा न छोड़ा जाए। तमाशाई हुजूम ने अपने सर हिलाए और सैफ अली पर तंज किया। वो लड़का कितना बेवकूफ है। क्या इसने वाकई सोचा था कि वांग जोंग कुआन इतने शानदार मौका को हाथ से जाने देगा? हाय हा, वो अब अपना मजाक उड़वाने वाला है। वो सिर्फ एक छोकरा है जिसने अभी अंदरूनी ताकत सीखी है। क्या वो वाकई सोचता है कि वांग जोंग कुआन जैसा आला तरीन अंदरूनी ताकत का माहिर एक छोटी सी चोट की वजह से इससे डर जाएगा? कितनी बेवकूफी है। क्या इसे यकीन है कि वो सिर्फ इसलिए मनमानी कर सकता है क्योंकि उसे एक अशराफिया खानदान की शागिर्द की पुष्टपनाही हासिल है? हर कोई समझ गया कि सैफ अली वांग जोंग कुआन को इस बहाने से आज के मैच से दस्तबरदार कराने की मंसूबाबंदी कर रहा था कि वांग जोंग कुआन जख्मी है। बदकिस्मती से वांग जोंग कुआन की सलाहियत का कोई शख्स उसकी चाल को कैसे नहीं समझ सकता था। मजीद बरा तमाशाई माहिरीन भी बहुत वाज़े तौर पर देख सकते थे कि अगरचे फायर डांस ने वांग जोंग कुआन को शिकस्त दी थी, लेकिन इसने हाल ही में अंदरूनी ताकत को समझा होगा। इसकी जसामत भी उसकी निस्बत बहुत कम थी। अगरचे वो वाकई वांग जोंग कुआन को जख्मी करने में कामयाब हो गई थी, लेकिन इसे अब भी अपने मामूल के मेयार का 80% दिखाने के काबिल होना चाहिए, जो उसके लिए एक बुनियादी अंदरूनी ताकत के माहिर को पीटने के लिए काफी होगा। ताहम अगले ही लम्हे वांग जोंग कुआन की तेज और ताकतवर मुट्ठी अचानक सैफ अली के चेहरे के सामने आकर रुक गई, जो जरा सा भी आगे बढ़ने से कासिर थी। ये कैसे मुमकिन है? वांग जोंग कुआन ने अपनी कलाई को घूरा, जिसे सैफ अली ने मजबूती से पकड़ रखा था। वो इंतहाई उलझन में था। वांग जोंग कुआन ने इस मुक्के में अपनी पूरी जान लगा दी थी। इसकी चोट के बावजूद इसका पूरी ताकत वाला मुक्का अब भी कोई ऐसी चीज नहीं था जिसे एक बुनियादी अंदरूनी ताकत का माहिर बराह रास्त रोक सके। इसकी राय में सैफ अली को इसके हमले से बचने या इसे मोड़ने का इंतखाब करना चाहिए था। ताहम सैफ अली ने दरअसल उसके हमले को रोकने के लिए अमल दरामद करने के लिए सबसे नामुमकिन तरीकों में से एक का इस्तेमाल किया था, इसकी कलाई पकड़ना। इससे पहले कि वांग जोंग कुआन सैफ अली की गिरफ्त से छुटकारा पाता, सैफ अली ने अचानक अपनी गिरफ्त मजबूत की और वांग जोंग कुआन के बाजू को ऐसे घुमाया जैसे वो कोई तलवार घुमा रहा। फौरन ही वांग जोंग कुआन ने महसूस किया कि उसे इसके पैरों से खींचा जा रहा है, फिर हवा में धकेल दिया गया है। एक लम्हे के लिए आसपास के हुजूम ने अपने चेहरों के पास से एक तेज हवा को गुजरते हुए भी महसूस किया। इसके फौरन बाद एक जोरदार धमाका सबके कानों में गूंजा जब उनके नीचे का फर्श हल्का सा लरस गया। जब तक सबको एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, वांग जोंग कुआन पहले ही सैफ अली से कुछ फासले पर फर्श पर बेहोश पड़ा था और उसके नीचे का संगमरमर चटक चुका था। चैप्टर 2190 क्या वो एक ग्रैंड मास्टर है? चटके हुए संगमरमर के फर्श पर वांग जोंग कुआन के जिस्म को बेहिस्सो हरकत पड़ा देखकर तमाशाई हुजूम जिम गया और पूरे हाल पर एक मुर्दनी सी खामोशी छा गई। एक मुख्तसर लम्हे के बाद, ये कैसे मुमकिन है? ये झूठ है ना? वांग जोंग कुआन वाकई शिकस्त खा गया, बस इसी तरह। ये सैफ अली कौन है? तमाशाई माहिरीन बेहोश वांग जोंग कुआन को देखते हुए अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। ये एक आला तरीन अंदरूनी ताकत का माहिर था जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। वांग जोंग कुआन फेंगलिन शहर के उरूज पर खड़ा था, फिर भी अब इसे दरअसल एक आम नौजवान ने बगैर किसी कोशिश के शिकस्त दे दी थी, जिससे किसी चमक का जरा सा भी इशारा नहीं मिल रहा था। सैफ अली और वांग जोंग कुआन के दरमियान मुकाबला इतना फैसलाकुन था कि उसे लड़ाई भी नहीं समझा जा सकता था। ये अमली तौर पर एक धुलाई थी। यहाँ के बहुत से माहिरीन ने पहले वांग जोंग कुआन के तय खौफ के साथ रद्दे अमल जाहिर किया था, तो क्या उसे बहुत मजबूत नहीं होना चाहिए? वो इतनी आसानी से क्यों हार गया? क्या हेवेंस रंबिल ने वांग जोंग कुआन को ड्रामा करने के लिए पैसे दिए होंगे? मेरा अंदाजा है कि गालिबन यही मामला है। वांग जोंग कुआन एक अंदरूनी ताकत का माहिर है। दूसरी तरफ वो सैफ अली बहुत छोटा है। यहां तक कि अगर वो ताकतवर है तो वो कितना ताकतवर हो सकता है? मजीद बरा यह हकीकत के वांग जोंग कुआन जैसा कोई शख्स यहां जाहिर भी हुआ, शुरू से ही बहुत अजीब है। हेवेंस रंबिल ने अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए वांग जोंग कुआन को लड़ने का बहाना करने के लिए रखा होगा। हाल में मौजूद माहिरीन के बरक्स
तमाशाई फाइटिंग के शायकीन को लगा कि वांग जोंगकुआन ने एक ड्रामा किया है जब उन्होंने इसे इतनी आसानी से शिकस्त खाते देखा। आखिरकार जब वांग जोंगकुआन इससे पहले फायर डांस से लड़ रहा था तो वो कम व बेश बता सकते थे कि वो कितना ताकतवर था। ताहम जब वांग जोंगकुआन ने सैफ अली से लड़ाई की तो शुरू से आखिर तक उन्होंने इस ताकत का कोई इशारा नहीं देखा जो वांग जोंगकुआन ने पहले दिखाई थी। उन्हें लगा कि वांग जोंगकुआन ने जानबूझकर अपनी हरकत को सैफ अली के साथ हम आहंग किया था। जिस लम्हे सैफ अली ने इसकी कलाई पकड़ी वो हवा में उछल गया और सैफ अली को इसे आजादाना तौर पर फेंकने दिया। लड़ाई इससे ज्यादा जाली नहीं हो सकती थी। इस लम्हे फाइटिंग के शायकीन के अलावा वहां मौजूद तरबियती मरकज और डवजों के अरकान को भी ये लड़ाई जाली लगी। एक अंदरूनी ताकत के माहिर की ताकत आम लोगों से कहीं ज्यादा होती थी। अगर वांग जोंगकुआन ने अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारा होता तो एक अंदरूनी ताकत का माहिर भी उसकी कलाई पकड़कर उसके मुक्के को नहीं रोक सकता था। एक जाली मैच। इस लम्हे शायू भी इस मंजर से दंग रह गया। ताहम उसने फितरी तौर पर इस इम्कान की तरदीद की क्योंकि इसने इससे पहले सैफ अली से ऐसे मंसूबों के बारे में कभी नहीं सुना था। मजीद बरा सटरलाइन कारपोरेशन हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर पर नजर रखे हुए थी। सिर्फ सटरलाइन कारपोरेशन जैसा वजूद ही वांग जोंगकुआन जैसे शख्स की खिदमत हासिल कर सकता था। सबसे अहम बात यह है कि एक आला तरीन अंदरूनी ताकत का माहिर सिर्फ हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर की साख को बुलंद करने के लिए अपनी साख को तबाह करने पर क्यों राजी होगा। जब शायू सोच रहा था कि वांग जोंगकुआन जाली लड़ाई क्यों करेगा, शायू के पास खड़े चिंतियान ने अचानक खौफ का तासुर जाहिर किया। न्यू टरलाजन वो एक न्यूट्रलाइजर ग्रैंड मास्टर है। चिंतियान ने सैफ अली को घूरते हुए खामोशी से बुड़बुड़ाया। इसका रंग ऐसे पीला पड़ गया जैसे इसने अभी कोई भूत देख लिया हो। न्यूट्रलाइजर ग्रैंड मास्टर शायू चिंतियान के अल्फाज सुनकर लम्हा भर के लिए सकते में आ गया। तस्दीक हासिल करने पर मजबूर होकर उसने पूछा, मास्टर चुन अब कह रहे हैं कि सैफ अली एक न्यूट्रलाइजर ग्रैंड मास्टर है। फाइटिंग इंडस्ट्री में अंदरूनी ताकत को समझने के काबिल अफराद को मुतलक माहिर समझा जाता था। 0.1% से भी कम पेशावर जंगजू कभी अंदरूनी ताकत को समझने में कामयाब होते थे। जो लोग ऐसा कर लेते थे उनकी अपने जिस्म और ताकत की समझ और इस्तेमाल आम लोगों से कहीं ज्यादा बढ़ जाता था। ये माहिरीन जहां भी जाते उनके पास तरबियती मरकज अडब कायम करने और शागिर्दों को कबूल करने की काबिलियत होती थी। लिहाजा अंदरूनी ताकत के माहिरीन को मास्टर्स का लेबल दिया जाता था। ताहम अंदरूनी ताकत के माहिरीन से ऊपर अब भी न्यूट्रलाइजर माहिरीन मौजूद थे। आम लोग पहले ही खुश किस्मत होंगे अगर उनका सामना किसी अंदरूनी ताकत के माहिर से हो जाए। जहां तक न्यूट्रलाइजर माहिरीन का ताल्लुक है, ज्यादातर आम लोग गालिबन कभी किसी से नहीं मिलेंगे। हर न्यूट्रलाइजर माहिर फाइटिंग इंडस्ट्री में एक अजीम हस्ती था। वो ऐसे लोग थे जो बैन अल-अक़वामी फाइटिंग मुकाबलों में पहली पोजीशन के लिए मुकाबला कर सकते थे। उन्हें जो शोहरत और रुतबा हासिल था वो चिंतियान और वांग जोंगकुआन जैसे लोगों से कहीं बरतर था। अगर कोई अंदरूनी ताकत के माहिरीन और न्यूट्रलाइजर माहिरीन के दरमियान मवाजना करे तो अव्वल अल-ज़िक्र मोमबत्ती की रोशनी होंगे जबकि मुअख्खर अल-ज़िक्र चमकता हुआ सूरज होंगे। ये मुमकिन है, चिंतियान ने हिचकिचाते हुए कहा। सिर्फ इस दुनिया में इतनी कम उम्र का न्यूट्रलाइजर ग्रैंड मास्टर कब से होने लगा? यहाँ तक कि कदीम अशराफिया खानदान भी इतनी कम उम्र का न्यूट्रलाइजर ग्रैंड मास्टर पैदा करने से कासिर है। आम लोगों को गालिबन सैफ अली के पकड़ने और फेंकने की हरकत के बारे में कुछ खास नहीं लगेगा। दर हकीकत वहां मौजूद ज्यादातर पेशावर जंगजुओं को भी नहीं लगेगा। ताहम चिंतियान जो पहले ही अंदरूनी ताकत में उरूज तक महारत हासिल कर चुका था, बता सकता था कि सैफ अली का अपने जिस्म और ताकत का इस्तेमाल कितना खौफनाक था। सबसे पहले वांग जोंगकुआन की कलाई पकड़ने पर सैफ अली ने फौरन वांग जोंगकुआन के बाजू की ताकत का रुख मोड़ दिया था और इसे कालअदम कर दिया था। फिर जब वांग जोंगकुआन ने सैफ अली की गिरफ्त से आजाद होने के लिए अपने बाजू में मजीद ताकत लगाई तो सैफ अली ने वांग जोंगकुआन की ताकत का इस्तेमाल किया और इसे अपनी ताकत के साथ मिलाकर वांग जोंगकुआन को उठाकर जमीन पर पटक दिया। अगरचे अफाल का ये सिलसिला बहुत सादा लग रहा था, लेकिन इसे महज एक लम्हे में अंजाम देना इंतहाई मुश्किल था। सिर्फ न्यूट्रलाइजर ग्रैंड मास्टर्स जो अपने पट्टों को हद तक धकेल सकते थे ऐसा कारनामा अंजाम दे सकते थे। जिस चीज ने चिंतियान को अपने नतीजे पर शक करने पर मजबूर किया वो ये था कि सैफ अली बहुत छोटा था। अब भी
चन तियानहे को मुल्क के आला तरीन माहिरीन में से एक समझा जाता था। वो पहले ही काफी अरसे से मशहूर भी था। फाइटिंग इंडस्ट्री में घुलने मिलने के अपने कई सालों में उसका सामना मुख्तलिफ मेयारात के बहुत से अंदरूनी ताकत के माहिरीन और यहाँ तक के न्यूट्रलाइज न ग्रैंड मास्टर्स से भी हुआ था। ताहम अपने वसी तजुर्बे के बावजूद उसने कभी किसी ऐसे न्यूट्रलाइज न ग्रैंड मास्टर के बारे में नहीं सुना था जो अपनी 20 की दहाई में हो। इस लम्हे चन तियानहे के अलावा एक स्ट्रीम लाइट डब्जो के मास्टर जांग तियान और वहां मौजूद दीगर अंदरूनी ताकत के माहिरीन भी इसी तरह हैरत और खौफ से सैफ अली को घोर रहे थे। नामुमकिन, वो एक न्यूट्रलाइज न ग्रैंड मास्टर कैसे हो सकता है? जांग तियान ने सदमे में बेसाख्ता कहा। आम लोग शायद वांग जोंग कुआन की सैफ अली के साथ लड़ाई की पेचीदगियों को समझने में नाकाम रहे हों, लेकिन जांग तियान जैसे अंदरूनी ताकत के माहिरीन इसके अहम हिस्सों को तकरीबन समझने में कामयाब रहे। ज्यादातर लोगों की नजरों में वांग जोंग कुआन की लड़ाई वाकई एक ड्रामा लग रही थी। ताहम इसकी वजह यह थी कि सैफ अली का अपनी ताकत का इस्तेमाल बहुत ही शानदार था। वो पहले ही पेचीदा हरकत को आसान बनाने के मरहले पर था, लिहाजा वांग जोंग कुआन के साथ इसकी लड़ाई बहुत जाली लग रही थी। एक न्यूट्रलाइज न ग्रैंड मास्टर सैफ अली वाकई इतना ताकतवर है, जन्नत जांग तियान के अल्फाज सुनकर पुरजोश हुए बगैर न रह सकी। अगरचे इसे इस बात का वाज़े तसव्वुर नहीं था कि एक न्यूट्रलाइज न ग्रैंड मास्टर क्या होता है, लेकिन वो फिर भी समझती थी कि ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट कितने ताकतवर होते हैं। वो मुल्क के अंदर आला तरीन वजूद थे, ऐसे माहिरीन जिनसे मुख्तलिफ आला दर्जे के डबजोज और तरबियती मराकज भी बहुत डरते थे। दरी असना जब शाइस्ता ने सैफ अली और वांग जोंग कुआन के दरमियान मुकाबला देखा तो उसे सदमे और शनासाई का एक नाकाबिल बयान एहसास हुआ। इसकी वजह यह थी कि वो बता सकती थी कि सैफ अली का अपनी ताकत और जिस्म का इस्तेमाल रिफाइनमेंट रीलिम और ट्रूथ रीलिम के उसूलों से बहुत गहरा मुशाबे था। ऐसा लग रहा था जैसे इसने अभी इन दोनों तसव्वुरात को मिलाकर उनका मुजाहिरा किया हो। सिर्फ ये एक ऐसी तकनीक होनी चाहिए जो सिर्फ गार्ड्स डोमेन में मौजूद हो। ताहम अब इसने दरअसल उसे हकीकी दुनिया में दिखा दिया था। जहां तक जोव लिंचू का ताल्लुक है, जो हाल के एक कोने में बैठा था, वो सदमे से सैफ अली को मुंह खोले देख रहा था। जोव लिंचू ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि सैफ अली इतना ताकतवर माहिर है। वो वाकई सच कह रहा था। अगरचे एक अशराफिया खानदान की शागिर्द वाकई जोव लिंचू जैसे आला तरीन अंदरूनी ताकत के माहिर को डरा देगी, लेकिन ये इसे इसके खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोकेगा। ताहम एक न्यूट्रलाइज न ग्रैंड मास्टर एक अलग ही कहानी थी। एक न्यूट्रलाइज न ग्रैंड मास्टर को माफौक अलफितरत करार देना कोई मुबालगा आराई नहीं थी। एक न्यूट्रलाइज न ग्रैंड मास्टर के तौर पर सैफ अली की शनाख्त के मुकाबले में एक अशराफिया खानदान की शागिर्द के तौर पर फायर डांस की शनाख्त बिल्कुल गैर अहम थी। न्यूट्रलाइज न ग्रैंड मास्टर्स ऐसे वजूद थे जिनका बड़ी कारपोरेशनों को भी एहतराम करना पड़ता था, क्योंकि उन लोगों का फाइटिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा असर और रसूख था। मजीद बरा ऐसे औकात भी आते थे जब बड़ी कारपोरेशनों को भी इन माहिरीन की मदद की जरूरत होती थी। आखिरकार मुख्तलिफ बड़ी कारपोरेशनों के आला ओहदेदार अक्सर कत्ल का निशाना बनते थे। सिर्फ एक न्यूट्रलाइज न ग्रैंड मास्टर के तहफ्फुज़ से ही कोई उनकी हिफाजत की जमानत दे सकेगा। इस लम्हे वहां मौजूद मुख्तलिफ अंदरूनी ताकत के माहिरीन आखिरकार समझ गए कि सैफ अली पहले झूठ नहीं बोल रहा था। फायर डांस की कामयाबी बहुत हद तक सैफ अली की रहनुमाई की बदौलत हो सकती थी। आखिरकार एक न्यूट्रलाइज न ग्रैंड मास्टर के लिए एक अंदरूनी ताकत के माहिर की परवरिश करना नामुमकिन नहीं था। दर हकीकत उसकी बहुत सी मिसालें मौजूद थीं। इस वक्त के दौरान जब हर कोई खामोशी से इस सूरत हाल पर बात कर रहा था, वांग जोंग कुआन को होश आ गया था। ताहम जब उसे होश आया तो इसका जहन बहुत धुंधला था और उसके पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था। वो बता सकता था कि इसकी कई हड्डियां टूट चुकी हैं। इसे ऐसी चोटों से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने के लिए 1 माह से ज्यादा का वक्त दरकार होगा। तो मास्टर वांग, क्या आप अब भी मुकाबला जारी रखना चाहते हैं? सैफ अली ने वांग जोंग कुआन को जिदोजहद करके अपने पैरों पर खड़ा होते देखकर पूछा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।